अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कहानीन में आप सबको खुश आमदीद। लिसनर्स, आज मैं कंप्लीट नॉवेल के साथ हाजिर खिदमत हूँ जिसका नाम है तू जो नहीं है, और ये हमारी सब्सक्राइबर नगीन अंसारी की फरमाइश पर री अपलोड किया जा रहा है। अगर आप भी कोई नॉवेल री अपलोड करवाना चाहते हैं तो उसका नाम कमेंट सेक्शन में दीजिए। नॉवेल के बारे में जानने के लिए मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए। चैनल का लिंक पिन कमेंट में मौजूद है। चलिए चलते हैं आज के नॉवेल की जानिब। माँ वो बहुत खूबसूरत है। उसने माँ के शाने दबाए। शोकेस भरा पड़ा है खूबसूरत चीजों से। अम्मा का बेअतनाई भरा जवाब मिला तो वो झल्ला उठा। अम्मा, उसको खाना खाना मेरा मतलब है पकाना आता है। सफेद झूठ, मैं जानती हूँ उसे कुछ नहीं आता। माँ ने बेनियाजी की हथों को छूते हुए उसकी बेचैनी की कतन परवाह न की। माँ वो जज्बात में खड़ा हो गया। वो तुम पर बेलन चला लेगी। हाँ क्यों नहीं, ऐसा वैसा, मगर ये कहा किसने? रवानी में बोलता वो रुका और मुड़कर दरवाजे की तरफ देखने लगा। तुम वो झल्ला कर उसकी तरफ मुड़ा जो दरवाजे के बीचों बीच हाथों में प्लेटें पकड़े, चेहरे पर शोक सी मुस्कुराहट लिए जिससे वजाहत को असली बैर था, खड़ी थी। कभी तो हमें अपने घर में सुख चैन से रहने दिया करो, फिर वही मदाखलत। वो इसे बैरूनी मदाखलत ही कहा करता जो अपने घर में कम और उनके घर में ज्यादा पाई जाती थी, और इसी बात से वजाहत फराज को चिढ़ थी। आओ हुरिया बेटे आओ। हलीमा बेगम उसे देखकर खुश हो गईं। लीजिए खेल उठी अम्मी जान। दिन के 24 घंटों में से 23 से यहाँ गुजारती हैं, और अम्मी साहिबा हर बार इन्हें देखकर यूं खुश होती हैं गोया सदियों बाद मिली हैं। नाक न नक्शा, नाम रख दिया है हुरिया। वो जो उस परिवेश का जिक्र माँ से कर रहा था, बड़े चाव से उस माँ जबीन के बारे में बात कर रहा था। वो दरमियान में टपक पड़ी तो इस वक्त वो उसे बादाम की कड़वी गिरी से ज्यादा बुरी लगी। वो मुस्तकिल मुंह ही मुंह में बड़बड़ाए जा रहा था। खालाजान, लगता है खराबी पड़ गई है, यानी तस्वीर तो आ रही है मगर आवाज नहीं। हुरिया ने शोखी से उसके हिलते हुए होठों को देखा। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। जरा एंटीना घुमाना। हलीमा बेगम भी उन दोनों की नोक-झोंक से महसूस हुआ करती। ये तो घुमाना ही पड़ेगा। हुरिया आगे बढ़ी और वजाहत के कान जोर से मरोड़ दिए। वो तब कर रह गया। लड़की, अपनी औकात में रहो, हद से बढ़ना मुझे कतई पसंद नहीं। वजाहत ने उसके हाथ जोर से झटके, मगर वो फिर भी मुस्कुराती रही। तो ना हो, यहाँ कौन तुम्हारी पसंद का पाबंद बैठा है? मछली अच्छी बनी है ना खालाजान? वो उसके गुस्से और झंझलाहट की आग को फड़काती सोफे पर टिक गई। तुम लड़की वाकई कूड़े के ढेर पर फेंके जाने के लायक हो। मेरे इस्त्री शुदा सूट का नाश मार दिया। उसके बैठते ही वो यूं तड़प कर उठा जैसे करंट लग गया हो। ओहो, तो ये मैलशुदा सूट इस्त्री शुदा था, मगर अब तो फौतशुदा हो गया। वैसे इत्तलान अर्ज है, मेरा नाम लड़की नहीं हुरिया है। एक अदा से हुरिया ने उसकी शर्ट का गोला बनाकर दूर उछाला और इतरा कर अपना नाम बताया तो उस वक्त वजाहत का दिल चाहा कि उसका कचूमर बना डाले। इंतहाई नामुनासिब नाम है ये आपकी शख्सियत के लिए। ये नाम तो किसी हसीना माजबीना का होना चाहिए। अच्छा, मेरा क्या नाम होना चाहिए था? वो कमर पर हाथ बांधे उसकी आंखों में झांक रही थी। तुम्हारा नाम तुम्हारी तरह का होना चाहिए था। मिस बैंगनी होना चाहिए था, और कुछ नहीं तो जली हुई लकड़ी होना चाहिए था। कभी गौर से देखा है अपने आप को? लगता है धुएं के गहरे बादल छाए हों। नाक न नक्शा, नाम है हुरिया। अरे ये नाम हूरों जैसी मारूफों के लिए होते हैं, तुम जैसों के लिए नहीं। जब से उसने उस परी पैकर का हसीन रूप देखा था, हर चेहरा ही मान पड़ गया था, और हुरिया बेचारी तो फिर आम सी लड़की थी। अच्छा, जरा सी देर के लिए वाकई हुरिया के चेहरे पर स्याह बादल छा गए। शोक आंखों की चमक मानसी पड़ गई, मगर फिर ये स्याह धुआं उसकी शोक हंसी के साथ उड़ गया। उसने कुछ देर वाकई मर्दाना वजाहत के नमूने स्मार्ट और खूबसूरत वजाहत को देखा, फिर हलीमा बेगम की तरफ मुड़ी जो मछली से लुत्फानंदोज हो रही थी। माशाअल्लाह, बहुत लज्जत है बेटी तुम्हारे हाथ में। लो वजाहत, चखो, बहुत मजे की है। हलीमा बेगम ने प्लेट वजाहत की तरफ बढ़ाई जो हुरिया के गोला बनाए हुए कपड़े उठाकर गुस्से से अलमारी की तरफ बढ़ा। जोर से अलमारी का दरवाजा खोला।
मगर चूंकि हैंडल के पेच ढीले थे, जोर से खींचने के सबब हैंडल उसके हाथ में आ गया और खुद वो सोफे पर ढेर हो गया। पूरिया की हंसी बहुत बेसाख्ता थी। हंसते हुए वो और भी जहर लग रही थी वजाहत को। चुप रहो बदतमीज लड़की, हंसने से गुरेज किया करो, हंसते हुए जरा भी अच्छी नहीं लगती। अम्मी, उस रोज मिस्त्री आया था, आपने इसके नट क्यों नहीं कसवाए? पूरिया को डपटने के बाद वो अम्मी की तरफ मुड़ा, जो उस बदतमीज की हंसी की हौसला अफजाई कर रही थी। नट अलमारी के नहीं, अपने कसवाओ मिस्टर। ये जो तुमने गुस्से में खींचा हैंडल नहीं था, बल्कि ट्यूशन के लिए आने वाले बच्चों ने जाने कागज से क्या बनाकर लगाया, जिसे आपने हैंडल समझकर खींचा। वो देखिए, हैंडल तो अलमारी के दरवाजे पर मौजूद है। पूरिया ने अपनी हंसी रोक कर हैंडल की निशानदेही की, तो हैंडल को अपनी जगह मौजूद देखकर वो खिसियाना हो गया। अच्छा, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं, जाओ आप जिंदगी में कोई प्राइवेसी का लम्हा भी आने दिया करो। वो अपने खिसियानेपन के साथ मुंह बिगाड़ कर बोला तो वो खड़ी हो गई। पूरिया बेटे, कहाँ जा रही हो? वजाहत, तुम्हें जबान पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहा। पूरिया बेटे। हलीमा बेगम समझी कि शायद वो खफा होकर जा रही है। उन्होंने वजाहत को डांट दिया तो वो खिलखिलाकर वापसी के लिए मुड़ी। अरे खाला जान, मैं दीवानों की बातों में आने वाली नहीं, मैं आपके लिए ट्राइफल लेने जा रही हूँ। फ्रिज में रख कर आई थी, अभी लेकर आती हूँ। वो चुटकी बजाती भाग गई और कुछ ही देर के बाद वो हाजिर थी। बोतल की जीनी। वो मुस्तकिल बड़बड़ाए जा रहा था और वो भी कुनखियों से उसके मुंह के बदलते जाविये देख रही थी। कैसा बना है खाला जान ट्राइफल? वो कुनखियों से वजाहत को देख रही थी। अम्मी को शुगर मना है, समझी? और तुम मेरी अम्मी के मैदे के रास्ते मेरे दिल तक नहीं पहुंच सकती। वो अपनी जाहिरी खूबसूरती के जोम में बोला। अल्लाह, ये खुशफहमी का बड़ा मोहलिक मर्ज लाहक है जनाब आपको। वैसे इत्तला नर्स है, मैं शुगर वालों के लिए मखसूस मीठा इस्तेमाल करती हूँ। खाइए खाला जान। चुड़ैल चिमट गई है। वो बड़बड़ाता हुआ बाहर की जानिब बढ़ने लगा तो मुड़े हुए कारपेट में पांव फंसा और वो गिरते गिरते बचा। पूरिया और वजाहत की दुश्मनी पैदाइशी ही कही जा सकती थी और दोनों का मिलाप भी बचपन ही में हुआ था। हलीमा बेगम और आबदा बेगम आपस में फर्स्ट कजिन्स थीं और बेहतरीन सहेलियां भी। लिहाजा जब दोनों की शादियां हुई तो उनके शौहरों को भी आपस में दोस्ती करना पड़ी और एक ही जगह रहने का फैसला कर लिया गया। यूं वो लोग शुरू ही से पड़ोस में रहे। फिर वजाहत और पूरिया दुनिया में आ गए तो बचपन ही से दोनों ने लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। इस मामले में वजाहत हमेशा हुरिया के साथ ज्यादती कर जाता और वो कभी बर्दाश्त कर जाती और कभी इतनी चीखें मारती कि वजाहत को हलीमा बेगम से दुगनी मार पड़ जाती। जिंदगी बहुत खुशगवार गुजर रही थी। पूरिया के वालिद सलीम साहब मुलाजमत करते थे, जबकि वजाहत के वालिद का दरमियाने दर्जे का कारोबार था। वो अपनी बीवी और बेटे के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, जिंदगी की तमाम आसाइशें उनको देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सलीम साहब के साथ मिलकर मौजूदा कोठी की बुनियाद रखी। लेकिन अभी अरमानों का ये आशियाना तैयार भी नहीं हुआ था कि उनको हार्ट अटैक हुआ और वो ये सोचे बगैर कि उनकी बेगम और बच्चा उनके बगैर किस तरह रहेंगे, छोड़कर चले गए। तब सलीम साहब और आबदा बेगम ने उनको गले से लगाया और सब कुछ खुद किया। वजाहत का यूं ख्याल रखा कि उसे वालिद की कमी का एहसास न हुआ और उसे भी उनकी मोहब्बत और कुर्बानियों का एहसास था। चिढ़ थी तो बस पूरिया से, जिसको आबदा बेगम ने सिर्फ एक बार समझाया था, देखो वजाहत के अबू नहीं है, उससे लड़ना नहीं। बस तब से उसे सोच लिया था कि वो वजाहत का ख्याल रखेगी और फिर वक्त गुजरता रहा। मासूम सी हुरिया ने न सिर्फ अपने वालिदैन की बात का पास रखा बल्कि हलीमा बेगम का भी बेहद ख्याल रखती। वजाहत की कड़वी कसीली सुनने और सुनाने के बावजूद वो उसका बेहद ख्याल रखती। वो जितना ख्याल रखती वजाहत उतना ही उससे चिढ़ता था। उसे उससे बचपन से चिढ़ थी। वो उसे स्याह रात का धुआं कहा करता था। हालांकि हुरिया का रंग स्याह तो ना था, अलबत्ता सांवला जरूर था। नपूश भी कोई ऐसे खास तीखे नहीं थे, बस आम सी मगर बेहद अच्छी मुखलिस और पुरकशिश सी लड़की थी। पूरिया की सूरत सीरत कुछ ऐसी थी कि उसे वजाहत जैसा सधी सोच रखने वाला, खुशनुमा फूलों और तितलियों के पीछे भागने वाला मर्द पसंद नहीं कर सकता था। उसे तो कोई गहरी नजर और सोच वाला बंदा पसंद कर सकता था, जबकि वजाहत उसी नजर से महरूम था। इश्क और शादी के मामले में तो वो किसी ऐसी लड़की को चाहता था
जो बेहद हसीन हो, नाजुक अंदाम हो, सुबह खरामी से चलती हो, हुरिया की तरह हड़बौंगी ना हो। वो उसे फिरकी और छलावा कहता था। 2 घरों का काम तो मिनटों में निपटा लेती थी, इसीलिए तो वो उसे बोतल की चीनी कहा करता था। चूंकि हलीमा बेगम की तन्हाई के ख्याल से ज्यादा वक्त वो यहाँ रहती, हर मामले में बोलती, इसलिए वो उसको बैरूनी मदाखलत कहा करता था, जबकि वो तो कुछ और ही चाहता था, और जो वो चाहता था वो उसे नजर आ गया था। यार अयास, एक बात बताऊं, क्या चीज है वो? इसका मतलब है लड़की नहीं, पजल है। अयास हंसा। बको मत, वो लड़की नहीं, हुरिया है। अयास छेड़ रहा था। अयास उन दोनों का बचपन का साथी था। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें कुछ बताया जाए। अच्छा यार, सॉरी, चलो बताओ, कौन है वो, कैसी है? अयाज ने सॉरी कर ली तो अपनी बात बताने के लिए उसे भी मूड बहाल करना पड़ा। वो बहुत हसीन है अयाज, वो किसी शायर का हसीन तखय्युल लगती है, वो किसी मुसव्विर का सदियों तक सोचा हुआ शाहकार है। कांच के पैकर में ढला उसका वजूद। अच्छा अच्छा बाबा, मान लिया, वो ये है, वो है। मुझे क्या करना है इस सिलसिले में? शादी। वजाहत उसके हुस्न में खोया हुआ बोला तो अयाज उछल पड़ा। हाय, मर मिटे तुम हो, शादी मैं करूं? दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? देखा तुमने, उसके एक जलवे ने मेरा ये हाल कर दिया है, तो दूसरा हमला यकीनन आखिरी हमला साबित होगा, और तुम फौत। उल्टी सीधी बातों में वक्त बर्बाद ना करो, बताओ मुझे क्या करना चाहिए? मुझे मशवरा चाहिए। मशवरा? अच्छा, पूछ कर बताऊंगा। पूछ कर? मगर किससे? हुरिया से? नो, हुरिया नहीं। अम्मी ने उसे कुछ बता ना दिया हो। वो फोन पटक कर अम्मी के कमरे की तरफ भागा। हुरिया और हलीमा बेगम अभी भी बातें कर रही थीं और इत्तेफाक से इस वक्त हुरिया ने उसी के बारे में पूछा। खाला जान, वो फितना आखिर है कौन जिसने वजाहत के हवास छीन लिए हैं? पता नहीं उस लड़के को क्या हो गया है। वो लड़की जेबा है, उसकी फुप्पो आसिया है ना, उनके देवर की बेटी है, लंदन में पैदा हुई है, वहीं पली बढ़ी है। वो बहुत ऊंचे लोग हैं। जेबा हुसैन मगर मगरूर सी लड़की है। जुम्मे को जब हम आसिया की तरफ गए थे तो उसी रोज वो भी आई थी। बस जब से उसे देखा है ऐसी ही हरकतें और बातें कर रहा है, मगर मुझे तो ये बेल मंडे चढ़ती नजर नहीं आती। हलीमा बेगम ने गहरा सांस लिया। उनके दिल में तो हुरिया बसी हुई थी। नहीं अम्मी, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। आप उसको कुछ नहीं बताएंगी। ये लड़की मेरी शादी की दुश्मन है। अम्मी प्लीज इसे कुछ मत बताइए। उसका शक दुरुस्त निकला। अम्मी उसे बता चुकी थी। वो छलांगे मारता हुआ भागा आया और हलीमा बेगम के मुंह के आगे हाथ रख दिया। लड़के, हवासों में तो हो तुम? हुरिया कोई गैर है? क्या हर्ज है बताने में? हर्ज? अम्मी आप नहीं जानती कि मेरे पहले जो प्रपोजल आए थे उनके साथ इन मोहतरमा ने क्या क्या किया। मेरे दोस्त ने अपनी कजन के लिए कहा और वो लोग आए तो मोहतरमा ने उनसे कहा आपकी बेटी में कोई कमी है। उन्होंने कहा नहीं तो कहने लगे कि इस दीवाने के साथ क्यों इसकी किस्मत फोड़ रही हैं। वो बात खत्म हो गई। अकड़ो मत, वो लड़की तुम्हें खुद भी पसंद नहीं आई थी। बेचारी मेरी तरह मामूली सूरत की थी। पूरिया ने मुंह बिगाड़ कर कहा। हाँ, नहीं पसंद आई थी तो मैं खुद इनकार करता। तुमने दीवाना क्यों बनाया मुझे? खैर, ये तो मैंने झूठ नहीं बोला था। वो बेचारी इतनी अच्छी थी। अच्छा रहने दो, और खुदा के वास्ते जाओ, कभी अपने घर में भी कंपनी दे दिया करो। हर वक्त हमारे सरों पर तलवार बनी रहती हो। उसने बाकायदा हाथ बांध दिए। अच्छा खाला जान, सोइएगा मत, मैं ग्रीन टी लेकर अभी आई। उसने तिरछी नजरों से वजाहत को देखा, जो खा जाने वाले अंदाज में उसे घूर रहा था। अब तुम आओ तो जरा। वजाहत अपने और हुरिया बेगम के घर में खुलने वाला मुश्तरका दरवाजा बंद करके हलीमा बेगम के पास आन बैठा। वजाहत, तुम्हारा ये रवैया हुरिया के साथ मुनासिब नहीं। वो बेलौस खिदमत करती है हमारी। बेलौस नहीं है अम्मी, मैं सब जानता हूँ। खैर दफा करें उसके जिक्र को। ये बताएं कि फूफो की तरफ कब जाएंगी? अम्मी वो मुझे बहुत पसंद आई है। लड़के अकल के नाखून लो। अगर वो लड़की पसंद आ गई है तो जरूरी नहीं कि वो लोग मान भी जाएं, और फिर वो कोई मामूली लड़की नहीं। तुमने देखा, पसंद किया, अब मैं जाकर रिश्ता मांगू तो वो फौरन हाँ कर देंगे। बहुत खाते पीते लोग हैं वो। खाना तो खैर हम भी अल्लाह के हुक्म से खाकर ही जीते हैं। वो उनकी इतनी लंबी बात पर मुंह फुला कर बोला। फिर भी ऐसी बातें ऐसे नहीं हुआ करती। ना वो हमें जाने ना हम उनको। ना राहो रसम। अम्मी, राहो रसम तो बढ़ाने से बढ़ती है, और फिर वो हमारे रिश्तेदार भी तो होते हैं। फुप्पो की देवर की बेटी है,
वो अपनी माँ को रास्ते समझा रहा था, जिनके बारे में उसे यकीन था कि वो महज उस चुड़ैल हुलिया की वजह से ज़ेबा के लिए सीरियस नहीं है। वजाहत, बच्चा मत बनो। ठीक है, ज़ेबा आसिया के देवर की बेटी है, मगर मैं आज तक उनसे मिली तक नहीं। वो शुरू ही से बाहर रहते हैं, अपनी शादी से पहले से, और फिर आसिया की शादी पर भी वो नहीं आए थे। जाने उनके क्या ख्यालात हो, सदा से वो बाहर रहे हैं। अम्मी, जब तक आप उनसे मिलेंगी नहीं, उनके ख्यालात क्यों कर जान पाएंगी? अच्छा भाई, मिल लेंगे, अब ऐसी भी क्या जल्दी है? वो कहीं भागी तो नहीं जा रही? वैसे आज तक तो तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं आई, उसमें ऐसी क्या खास बात है? हलीमा बेगम के अंदाज से साफ जाहिर था कि वो इस मामले में इंटरेस्टेड नहीं, मगर वो था कि पहली नजर का शिकार हो गया था। अम्मी, आपने उस परिवश को देखा नहीं? किस कदर हसीन है वो। मेरा मतलब है, जज्बात में आकर उसने उसकी तारीफ कर डाली, मगर फिर माँ का ख्याल करके नादिम सा हो गया। हलीमा बेगम ने बगौर उसे देखा और नमाज के लिए उठते हुए उसके शाने पर हाथ रखकर बोली, ठीक है वजाहत, तुम्हें वो लड़की बेहद पसंद आई है, मगर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अम्मी को कब ये फलसफा आता था? ये सारा उसी बंदरिया की सोहबत का असर है। हलीमा बेगम चली गई तो वो बैठा हुरिया को कोसने देता रहा। नमाज से फुर्सत के बाद हलीमा बेगम ने उसके कमरे में झांका। वो अपने बेड पर हाथों का तकिया बनाए उसी पैकरे हुस्न के ख्यालों में गुम था। वो मुस्कुरा कर हट गई। आपदा, लड़का तो हाथों से निकला जा रहा है, लड़की के एक ही जलवे के बाद। हलीमा बेगम आपदा बेगम के पास बैठी थी। अरे भाई, तो लड़की ऐसी ही होगी ना, आखिर लड़का है। आमतौर पर लड़कों को खूबसूरती ही पसंद आती है, इसमें ऐसी क्या बात है? वाह आपदा, मैं परेशान हूँ और तुम उसी की हिमायत कर रही हो। सच्ची बात तो ये है कि इतने हुस्न के बावजूद मुझे वो लड़की पसंद नहीं आई। मुझे जो लड़की पसंद है वो तुम भी अच्छी तरह जानती हो। हाँ, मैं जानती हूँ, मगर हलीमा देखो, हुरिया आम सी लड़की है, यूं भी दोनों में एक पल को बनती नहीं। वजाहत हुरी को पसंद भी नहीं करता और मैं नहीं चाहती कि अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से करूं जो उसको पसंद ना करता हो। तुम लड़की को देखो, परखो, मुनासिब हो तो बात आगे बढ़ाओ। आबदा बेगम भी खूब जानती थी कि वजाहत को अपनी वजाहत पर खासा घमंड है और उनकी इकलौती खूबसूरत बेटी को वो पसंद नहीं करता। फिर वजाहत के इसरार पर हलीमा बेगम नंद के घर भी गईं, मगर ज़ेबा अपने किसी दूसरे रिश्तेदार से मिलने लाहौर गई हुई थी। उसे भी अभी लाहौर जाना था। यार, ये हुस्न वाले भी अजीब होते हैं, कितने बेनियाज और लापरवाह होते हैं कि किसी की बेकरारी का एहसास होता ही नहीं। वजाहत तो बिल्कुल ही पटरी से उतर गया था और तुम जैसे इंतहाई अहमक होते हैं। यार, ये कोई जमाना है किसी पर यूं मर मिटने का? चलो, मैं तो किसी एक पर मर मिटा हूँ, तुम तो हर राह चलती पर मर मिटते हो। यार, कसम से हद हो गई, वो भी कोई लड़की थी जिस पर तुम मर मिटे थे। वजाहत अयाज को उसकी दिल फेंक हरकतें याद दिला रहा था। अच्छा यार, देख लेंगे तुम्हारी उस गुलरुख को जिसने तुम्हें एक नजर में पागल कर दिया है, मगर मोहतरमा लाहौर से वापस भी तो आए। मेरा ख्याल है फुप्पो को फोन करके मालूम करता हूँ, और फिर बेकरारी दिल के सबब बदहवासी में जो नंबर मिला वो हुरिया का था। हेलो फुप्पो, मैं बोल रहा हूँ वजाहत। वो दूसरी जानिब से आवाज सुने बगैर जल्दी से बोला तो हुरिया की हंसी छूट गई। उस बदहवासी पर उसने भी तंग करने की ठानी। फुप्पो, आपका दिमाग दुरुस्त तो है? मिस्टर, मैं आपको फुप्पो लगती हूँ? मैं ज़ेबा बात कर रही हूँ। उसने ज़ेबा की आवाज तो सुनी नहीं थी, फिर भी आवाज बदल कर बोली, तो जो वजाहत के कानों ने सुना उसने उसे हवास बाख्ता कर दिया। जी आप वो सोफे पर से उछलकर खड़ा हो गया। हैरत और खुशी से मुंह खुला और आंखें फैल गईं। हौसला करो, हौसला करो। अयाज ने उठकर उसे पानी पिलाया। वो आ गई है, अयाज आ गई है। खुशी में वो रिसीवर पर हाथ रखना भूल गया। हुरिया उसकी बौखलाहट से महसूस हो रही थी। आ गई? वो कौन आ गई? हुरिया ने तेजी से पूछा। पानी पीकर वजाहत ने खुश्क हलक को तर किया और धड़कते दिल पर हाथ रखा। मुबादा उछलकर फोन के अंदर जा घुसे। जी, कोई भी तो नहीं, वो मेरा दोस्त है ना, अयाज। अयाज? अच्छा, आप लड़कियों के नाम भी अयाज होने लगे। खैर, आसिया आंटी तो घर पर नहीं। ओहो, तो ना हो, उनसे बात करने को कौन मरा जा रहा है? आप बताएं, आप कब आई? बात वो उससे कर रहा था, मगर मुट्ठियां भींच कर खुशी का इजहार अयाज के सामने कर रहा था।
अरे वाह, मैं क्यों बताऊं, आप न जाने कौन है। और मैं जानती हूँ ये पाकिस्तान में आजकल फैशन ही चल निकला है कि रॉन्ग नंबर पर लड़कियों को फूल बनाया जाता है, और आप मुझे भी फूल बनाना चाहते हैं। ये नंबर कहाँ से लिया आपने? हुरिया ने अच्छे खासे सख्त लहजे में उसे डांट दिया। जी नहीं मिस सेबा, आपको गलत फहमी हो रही है, मैं कोई रॉन्ग नंबर नहीं हूँ। फिर 10 नंबर ही तो जरूर होंगे, वो उसकी बौखलाहट से हिज उठा रही थी। जी नहीं, मैं आसिया फुप्पो के भाई का बेटा हूँ, वजाहत, और हम एक दूसरे से फुप्पो के घर मिल चुके हैं। सफेद झूठ। हुरिया ने बमुश्किल हंसी को दबाया। यकीन जानिए, उस रोज जुम्मे को फुप्पो के घर आप भी थी और मैं भी। अच्छा, तो आप वही है ना, लंबे लंबे कान, छोटी आंखें, लंबी नाक, हाथी के फर्स्ट कजिन से मुशाबे। आप ही थे। वो भी बदले ले रही थी। उसकी पहचान पर वजाहत ने बुरा सा मुंह बनाकर अयाज को देखा, जो रिसीवर के साथ कान लगाए सब सुन रहा था और हंसी जब्त करने की कोशिश में चेहरा सुर्ख हो रहा था। पीछे मरो, सारी बेइज्जती सुनकर ही दम लेना है। वजाहत ने रिसीवर पर हाथ रखकर अयाज को परे धकेला। हेलो, लगता है आपको मेरी बात बुरी लगी है। वो भी हंसी रोक रही थी। जी नहीं, मुझे तो खुशी हुई जानकर कि हुस्न बजला संज भी है। हाय, कौन क्या है? भाई, मुझसे ऐसी मुश्किल उर्दू में बात ना किया करें। आपको पता है कि बड़ी वाजिबी सी उर्दू से वाकफियत है अपनी। खैर ये बताइए, अब आप कब आएंगे अपनी फुप्पो के यहाँ? हम इंतजार कर रहे हैं। वो जरा इतरा कर बोली तो वजाहत का दिल चाहा फोन की तार में दाखिल हो जाए। जी जरूर, मैं कल ही आ जाऊंगा, वो खुशी से बेकाबू होती हुई आवाज के साथ बोला। कल ही क्यों, अभी क्यों नहीं? देखिए ना, बारिश हो रही है, आंटी घर पर नहीं, मुझे डर लग रहा है ना। वो बिल्कुल बच्चों के से अंदाज में बोली तो वो इस अपनायत पर दिल ही दिल में निसार हो गया। अच्छा, मैं कुछ कर। उसने चोर नजरों से अयाज को देखा। उसी वक्त जोर से बिजली कड़की और लाइट चली गई, साथ ही फोन की लाइन कट गई। कितनी खुशनसीब हो ज़ेबा कि पहली नजर में एक मुलाकात में कहां से कहां पहुंच गई हो, जहां शायद मैं उम्र भर की रियासतों के बाद भी ना पहुंच सकूं। वजाहत, तुम मेरे कभी नहीं हो सकते। वो इस कर्बनाक एहसास के साथ कितनी ही देर बेसुध बैठी रही। हुरिया, हुरिया बेटे, मोमबत्तियां तो जला दो, किस कदर अंधेरा हो रहा है। और वहां जाकर खाला की खबर लो, जाने वजाहत है कि नहीं घर पर। खुद तो वो उठ भी नहीं सकती। नमाज के लिए तख्त पर बैठी आता बेगम ने कितनी ही बातें कर डाली। वो अभी उठी ही थी कि लाइट आ गई। अरे वाह, आज तो बिजली वालों ने इतनी जल्दी बिजली भेज दी, वो भी इतने खराब मौसम में। वो सुख शॉल को शानों पर लपेटे उधर आ गई। वो फोन के बाद वजाहत के तासुरात देखना चाहती थी। उसे यकीन था कि बदहवासी में फुप्पो के बजाय वो उनका नंबर मिला बैठा था। कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियां खा के भी बेमजा न हुआ। हाथी के फर्स्ट कजिन, अभी जाना है कुएं जाना। अयाज मुस्तकिल उसे छेड़े जा रहा था, जो उसकी छेड़छाड़ से बेनियाज हाथों का तकिया बनाए लबों पर मुस्कुराहट लिए उस हसीन इत्तेफाक पर खुश हो रहा था कि ज़ेबा से बराह रास्त मुलाकात हो गई। यार अयाज, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि यूं हसीन इत्तेफाक हो जाएगा और वो खुश अदा मुझसे हम कलाम हो जाएगी और कहेगी हाथी के फर्स्ट कजिन। मर जाओ कमीने, मेरी किस्मत बुरी कि तुम यहाँ मौजूद थे, वरना। वजाहत ने उसकी तरफ कुशन उछाला। वरना तुमने झूठ बोल बोल कर अपनी आकबत खराब कर लेनी थी, और मेरा दिमाग कि उसने ये कहा वो कहा। अयाज ने आराम से कुशन कैच कर लिया। खालाजान, खालाजान, सुनो कमीने, पूरी आ रही है, खबरदार जो से किसी बात की भनक भी पड़ी तो वो ख्वामखा इतराएगी। मजाक बनाना तो उसकी आदत है, देखो उसे खबर ना हो किसी बात की। वजाहत ने अयाज को मना कर दिया, मगर वो शौकी से मुस्कुराता रहा। वजाहत ने फिजा में तंबीही मुक्का लहराया। खालाजान, अरे अयाज, तुम कब आए? पूरिया हलीमा बेगम से मिल आई थी, महज बहाना बनाकर वजाहत के कमरे में आई। वो किताब पकड़कर बैठ गया। पूरिया उसे नजरअंदाज करती अयाज की तरफ बढ़ी, जो शौकी से वजाहत को देख रहा था। अरे हुरिया, कैसी हो भाई? आओ तुम्हें एक जबरदस्त खबर सुनाऊं। है सच? क्या बात है? पूरिया इश्तियाक से बोली। वजाहत ने अयाज को घूरा। कसम से ऐसी बात है कि सुनकर मजा आ जाएगा। अयाज को मजा आ रहा था वजाहत को सताने में। वजाहत ने मिन्नत भरे अंदाज में हाथ बांध दिए थे। बताओ ना, हुरिया ने इसरार किया तो अयाज को वजाहत की हालत पर तरस आ गया। हाँ, मैं तुम्हें बता रहा था कि वजाहत हाथ में किताब पकड़कर खड़ा हो गया कि ये फोन है। अच्छा, मैं समझी तुम्हारा सर है।
वैसे ना बताओ, मेरे पास भी एक खबर है तुम्हारे लिए, मगर अब मैं नहीं बताऊंगी। पूरिया इस बात से बाखबर थी कि अयाज ने क्या बात करनी है। इसका मतलब है तुम्हारे पास भी कोई खबर है? बिल्कुल है, और ऐसी है कि तुम हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे, मगर अब तो हरगिज नहीं बताऊंगी। बताओ ना प्लीज। अयाज और हुरिया आपस में उलझ गए। वजाहत ने मौका गनीमत जाना कि दोनों उलझ गए हैं, अब इस बात को भूल जाएंगे। वो बेफिक्र होकर वॉशरूम में घुस गया। बेचारा हाथी का फर्स्ट कजन। पूरिया ने बंद दरवाजे को देखा और हंसना शुरू कर दिया। क्या मतलब? अयाज हैरत से उसे देखने लगा। वो उसे यही तो बताना चाह रहा था। जवाबन हुरिया ने उसे सारी बात बता दी तो दोनों का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। यार, ये तो जबरदस्त इत्तेफाक हो गया। मैं तुम्हें यही तो बताना चाहता था। और वो खफा हो रहा था। सारी दुनिया को ये बात पता चल जाए मगर तुम्हें पता ना चले। पागल है ये लड़का। अयाज ने जेब से रुमाल निकाल कर आंखें साफ की, जो हंसते हुए भीग गई थी। मैं उसकी बदहवासी को जानती हूँ। उसने बौखलाहट में फुप्पो के बजाय हमारा नंबर मिला दिया था। खैर तुम उसे बताना मत, ये हुआ है। अभी तो हमें उसकी हिमाकतों से लुत्फानंदोज होना है। हीरो 95 की दीवानगी का मजा लेना है। फिर दोनों ने किसी मसलहत के तहत उससे ये बात छुपा ली। वजाहत एक जलवे से दीवाना तो हो ही चुका था। जब से आवाज सुनी थी वो इसी आवाज के जल तरंग में खोया रहता। यार, क्या आवाज है उसकी, जैसे घंटियां गूंज रही हों, जैसे दूर कहीं झरना बह रहा हो, जैसे 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 जंग आलू छुरी को फर्श पर रगड़ा जा रहा हो। पूरिया ने जुमला मुकम्मल किया। वजाहत ने खा जाने वाली नजरों से उसे घूरा, मगर उस मामले में उससे वो उलझना नहीं चाहता था। उसी शाम वो घर में किसी को बताए बगैर जेबा का पता करने फुफो के यहाँ आया। बड़े एहतमाम से तैयार हुआ। फुफो के लॉन से गुजरते हुए उसने जेबा के लिए अधखिले गुलाब की कली को तोड़ा, सूंघा और जेबा का तस्वुर करके मुस्कुराया। फुफो कहीं गई हुई थी और वो हसीना जाने कहाँ थी। वो इंतजार के लम्हात गुजारने के लिए ड्राइंग रूम में बैठ गया। गुज़िश्ता रोज फोन पर जो उसकी बात हो चुकी थी, उससे रोबे हुस्न कुछ कम हो गया था और उसने कली पेश करने की हिम्मत कर ली थी। वो उसकी बातें याद करके जेरे लब मुस्कुराए जा रहा था। शरीर कहीं की, कह रही थी हाथी का फर्स्ट कजन। जाने किसको देख लिया होगा। खैर, आज खुद देखेगी तो। वो उसके तस्वुर में खोया कली को देखे जा रहा था। फिर वो सोफे पर नीम दराज हो गया और तस्वुर जाना में गुम हो गया। वो तस्वुर में कली जेबा को पेश कर रहा था। ये कली और उसका हुस्न तुम्हारे सामने हैसियत ही क्या रखता है। जेबा, तुम तो मसले हूर हो। इश्क का ये लतीफ नजराना कबूल करो। हाय मैं मर जावा साहब जी, इतनी खूबसूरत कली तो मुझे बड़ी पसंद लगती है। फुप्पो की सर चढ़ी मुलाजमा ज़ेबुन्निसा ने कली उसके हाथ से छीनी। वो उस बदतमीज हमले के लिए कब तैयार था। हड़बड़ा कर जो उठा तो वो कली को होंठों से लगाए खड़ी थी। तो तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ये कली लेने की? वो धाड़ा। लो जी, खुद ही तो कह रहे थे कि जेबा, ये कली तुम्हारे लिए है, तुम मसले हूर हो। वो पूरे दांत निकाल कर हंसी तो वजाहत ने सर थाम लिया। हसीन तस्वुर का ये अंजाम, गुस्से से उसका बुरा हाल हो गया। देखो, यहाँ से फौरन चली जाओ। तुम ज़ेबुन्निसा हो, जेबा नहीं। जेबा हो या ज़ेबुन्निसा, फर्क ही कितना है जनाब। मेरा होने वाला मंगेतर भी मुझे प्यार से जेबा ही कहता है। वो लजाकर दोहरी होते हुए बोली। बको मत फुप्पो, फुप्पो। वो बोलता हुआ उठा। ले, वो घर पर होंगी तो सुनेंगी ना। ज़ेबुन्निसा जल्दी पर तेल डाले जा रही थी। जेबा, जेबा। वो इतनी बेतकल्लुफी से जेबा को पुकार रहा था जैसे बहुत दोस्ताना मरासिम हो। लो, कर लो बात। इतनी सी आवाज लाहौर थोड़ी पहुंच सकती है। वो तो अभी लाहौर ही से नहीं आई हैं जी। क्या? दूसरे धमाके ने उसके हवास छीन लिए। कल तक की सारी कार्रवाई निगाहों में घूम गई। वो आई नहीं तो फोन पर कौन थी? जेबा लाहौर से नहीं आई, इसका मतलब है फोन भी इसी बदतमीज जंगली ने रिसीव किया होगा। जेबा लाहौर से नहीं आई तो इसका मतलब है फोन पर वो बदतमीज बातें तुमने मुझसे की थी। हैं जी? वो खूंखार अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा तो वो मुंह खोलकर हैरत से उसे तके गई। अब ज्यादा मासूमा बनने की जरूरत नहीं है। कैसी मक्कारी से आवाज को खूबसूरत बनाकर कह रही थी। मारे गुस्से के उसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। क्या कह रही थी जी? हाथी का फर्स्ट कजन लगते हो आप तो। क्या मैंने आपको हाथी कहा जी? तौबा करें तौबा, हाथी मुझे बड़ा पसंद है। तुमसे तो मैं खूब अच्छी तरह समझूंगा। नदामत, बौखलाहट, तस्वुर जाना का ये हशर नशर, इन सब बातों ने मिलकर उसे सख्त गुस्से में मुब्तला कर दिया था।
वो इंतहाई बदतमीज लड़की है अयाज, उसने बहुत बदतमीजी की है, गली छीन ली मुझसे। और सितम तो ये कि कहा कि मुझ और ज़ेबा में क्या फर्क है। और उसने गुस्से में कमरे का हुलिया बिगाड़ दिया, रैक उलट दिया। उसकी हालत पर अयाज हंसने लगा। शर्म नहीं आती तुम्हें कमीने आदमी, हंस रहे हो? और तुम्हें पता है उस रोज जो मैंने पुप्पो को फोन किया था वो रॉन्ग नंबर जाकर लगा था। वो मारूफ तो अभी लाहौर से आई ही नहीं, और वो बदतमीज लड़की जाने कौन थी। ये आवाज, हाथी के कजन। और मुझसे घामड़ कौन है कि बोले जा रहा हूँ, खुश हुए जा रहा हूँ। और हिमाकत की हद ये कि बन संवर कर पहुंच गया मुलाकात के लिए। ये रहा सारा बनाव सिंगार। फिर वजाहत ने अपने बनाव सिंगार को, जो बड़े एहतमाम के साथ सेबा के लिए किया था, बिगाड़ना शुरू किया। पहले तो उसने शर्ट का पहला बटन आखिरी बटन से बंद किया, जीन्स का एक पांचा ऊपर चढ़ा लिया और दूसरा यूं ही रहने दिया। फिर हाथों से बालों का ऐसा हशर किया, लग रहा था कि सर में बम फोड़ा गया है। इस दौरान अयाज पेट पर हाथ रखे हंसे जा रहा था। मर जाना कमीने, इसी तरह हंसते हंसते फौत हो जाना जलील आदमी। लेकिन असल गाउदी तो मैं खुद हूँ। मारो, पत्थर मारो मुझे। बाबा मैं फूल बन गया। वजाहत ने अयाज को अच्छी तरह मारा, फिर गुस्से में उल्टे सीधे मुंह बनाकर हंसने लगा। अभी ब्रेक लगवाता हूँ पागलपन को, मेरी बात सुनो। दीवाने, ये तो पूछो रॉन्ग नंबर कहाँ लगा था जाकर? कहाँ? वजाहत ने बेड पर से नीचे छलांग लगाई। आपके दुश्मन के मोर्चे में जा मिला था। और हाथी का कजन, लंबे लंबे कान। मैं बड़ा अहमक। मैं कहता हूँ उस बंदरिया की जुर्रत कि मुझे हाथी का कान कहे, मुझसे खुशगपियां करे। नहीं छोड़ूंगा। मैं अहमक, मैं पागल। वजाहत ने जोर से अपने बाल नोचे। नो डाउट अयाज का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। वजू, वजू, वजाहत, हुरिया की आवाज आई। आ गई, यही है, आ गई आज। इसे कत्ल होना पड़ेगा मेरे हाथों। हटो पीछे। वजाहत उलट पुलट कमरे की चीजों को फलांगता आगे बढ़ा। दरवाजा खुला तो 1 2 3 कई धमाके हुए और बिजली दिल पर गिरी और हवास खत्म हो गए और वो सख्ते की हालत में रह गया। पुप्पो और उनके पहलू में हुस्न की बिजलियां गिराती परी पैकर ज़ेबा खड़ी, हैरान मगर कदरे नागवार अंदाज में कमरे और सामने खड़े वजाहत को घूर रही थी, जो इस वक्त हकीकी मजनू लग रहा था, जिसने बरसों सहराओं की खाक छानी हो। चाक गिरेबान, बाल परेशान, वो साकिन नजरों से सिर्फ ज़ेबा ही को देखे गया। हुरिया जो बराबर में खड़ी थी और उसकी हालत और ज़ेबा की आमद पर अपनी हंसी रोकने की कोशिश में सुर्ख हो रही थी, आगे बढ़ी और सामान उठा उठाकर इधर उधर रखने लगी। आइए पुप्पो, अंदर आइए ना। आदाब पुप्पो। अयाज ने फौरन चाक गिरेबान बंद किया जो वजाहत ने खोल डाला था। नहीं पुप्पो, आप अंदर नहीं आ सकती। और आप तो हरगिज भी नहीं आ सकती। वजाहत ने दोनों बाजू फैलाकर रास्ता रोका। हटो लड़के, ये क्या नाटक करते रहते हो? और ये क्या हुलिया बना रखा है? और ये कमरे का क्या हशर किया हुआ है? आसिया बेगम ने वजाहत को डांटा और पीछे हटाकर कमरे का जायजा लिया। ये हालत है इनकी तो डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? ज़ेबा ने सर से पैर तक वजाहत को देखा, जिसकी आंखें एक टुक एक ही सिम देखने की वजह से शायद बदल कर भैंगी लग रही थीं। हुरिया और अयाज एक दूसरे को देखते, हंसी रोकते और कभी ज़ेबा और कभी वजाहत को घूरते, जिसने जाने कौन कौन से मंसूबे बनाए हुए थे पहली मुलाकात के, फर्स्ट इम्प्रेशन के, जो सब इस दीवानगी की नजर हो गए थे। हुरिया बेटे, उठाओ सामान, कमरे का हुलिया दुरुस्त करो। और ये भाभी जान कहाँ है? क्यों तुम भाभी जान को बहुत तंग करते हो? ये क्या हाल किया हुआ है कमरे का, दीवाना कहीं का। पुप्पो मुस्तकिल उसे डांटे जा रही थी, जिसको उनकी आमद ने साकित कर दिया था। ऐसा न कहिए पुप्पो। वजाहत इसी मदहोशी में मुड़ा और ज़ेबा का हाथ पकड़कर बोला, चुप हो जाइए आंटी, चलिए यहाँ से। ज़ेबा कतरे खौफसदा होकर अपना हाथ छुड़ाती हुई पीछे को पलटी। हाँ चलो, बाहर चलते हैं। वजाहत, जल्दी से हुलिया दुरुस्त करके आओ। अब बच्चे नहीं हो कि ऐसी हिमाकतें करते फिरो। आओ ज़ेबा। और उसने पलक भी नहीं झपकाई और वो कुछ हो गया जिसका उसने तसव्वुर भी नहीं किया था। उससे दूसरी मुलाकात इस रूप इस अंदाज से। यार, तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा कि वो आई थी? वो रोबोट के से अंदाज में अयाज की तरफ पलटा। जी हुजूर, वो बकदम खुद तशरीफ लाई थी और आपको इस रूप इस दीवानगी के आलम में, इस अस्तबल में ढींचू ढींचू करते देखकर बज़बाने खुद पागल करार दे गई हैं। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, हो सकता है।
मैं हाथी का फर्स्ट कजन हो सकता हूँ, फूल बन सकता हूँ, तो वो मेरे घर आकर मुझे पागल कह सकती है। हाँ, दीवाना हूँ, मैं तेरा दीवाना हूँ। हसीना, मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ। वजाहत ने दीवानों जैसा कहकहा लगाया और फिर अयाज के बाजू पर जोर से दांत काट दिए। अफसोस। इस आवाज पर वजाहत ने मुड़कर देखा तो दरवाजे में खड़ी हुरिया आंखों में शोखियां लिए अफसोस कर रही थी। वो उसकी तरफ लपका, मगर पांव के नीचे जाने क्या चीज आ गई कि वो लड़खड़ा कर वहीं ढेर हो गया। खाना लग चुका है। फूफो ने कहा है कि हुलिया दुरुस्त करके आना, लड़की खौफजदा हो गई है। तुम बचोगी नहीं मेरे हाथ से। कसम से तुम्हारा कत्ल मेरे हाथों होकर रहेगा। वजाहत हुरिया की तरफ बढ़ा, मगर अयाज ने रोक लिया। इसे कत्ल बाद में करना, पहले हुलिया दुरुस्त करके आओ। और ये जो तुमने हरकतें शुरू कर दी हैं, इनसे कोई भी लड़की तुम्हें पागल तो करार दे सकती है, पसंद नहीं कर सकती। चलो उठो। फिर वो वॉशरूम में घुस गया। वो जब सफेद सलवार सूट में परफ्यूम में नहा कर लौटा तो उसका दिमाग ठिकाने आ चुका था और इस दीवानगी और इम्प्रेशन को मिटाने के बहुत से तरीके भी अयाज ने बता दिए थे। आदाब फुप्पो। अयाज का दिया हुआ पहला सबक। जीते रहो। वो सब क्या था? फुप्पो ने उसे फ्रेश रूप में देखकर पूछा। वो सब? उसने हैरत से देखा, फिर याद आया। ओह अच्छा अच्छा, वो दरअसल फुप्पो हमारे स्कूल में ड्रामा हो रहा था तो। व्हाट? स्कूल में? जेबा ने उसे घूरा। यूथ क्लब में। नीचे से अयाज ने जोर से पांव मारा तो वो बिलबिला उठा। जी पांव, मेरा मतलब है यूथ क्लब में एक ड्रामा था तो ये उसकी रिहर्सल थी तो आपने मुलाहिजा फरमाई। अरे जेबा, आप ये नरगिसी कबाब तो लीजिए, खुद अपने हाथों से बनाए हैं आपके लिए। वजाहत पर जाने कौन सी बौखलाहट सवार थी। यह जेबा का रोबे हुस्न था कि उसने एक साथ 4 कबाब जेबा की प्लेट में रख दिए। या अल्लाह, इस लड़के को क्या हो गया है? हलीमा बेगम ने सर थाम लिया। जिल्लत की इब्तिदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अयाज और हुरिया जुमानी अंदाज में मुस्कुराए। बज्जू, आज तुम घर पर गए थे? जी फुप्पो, जब मैं गया था तो आप लाहौर से वापस नहीं आई थी। मैं जेबा से मिलकर आ गया। और अयाज, बिरयानी पर रायता डालो ना, इस कदर बदहवास होने की क्या जरूरत है? लो, ये लो। वजाहत पर चूंकि जेबा की नजरें थी और वो बौखलाए जा रहा था और इसी सबब जबान ऑल फॉल बरसा रही थी और हाथ कुछ का कुछ कारनामा अंजाम दे रहे थे। अब भी उसने अयाज की प्लेट में बिरयानी पर स्वीट डिश के लिए बना शीर खुरमा उंडेल दिया। सेबा का दिल खराब होने लगा। वो हाथ साफ करते हुए खड़ी हो गई। अरे मिस सेबा, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। भला 3 प्लेट बिरयानी, 6 नान और एक चरखा भी कोई खुराक होती है एक लड़की के लिए? और ये सलाद तो आपने छुआ भी नहीं। क्यों? इसलिए कि ये आपने नहीं बनाया। पूरिया ने सेबा की तरफ बढ़ाई जाने वाली सलाद की डिश वजाहत के हाथ से पकड़कर मेज पर रख दी। हलीमा बेगम के साथ आसिया बेगम को भी गुस्सा आ रहा था। सेबा के चेहरे पर बेजारी नुमाया थी। वजाहत, खबरदार, जो आइंदा तुमने किसी ड्रामे में हिस्सा लिया, इस कदर खुद पर सवार कर लिया कि कुछ होश ही नहीं। आसिया बेगम ने यकीन कर लिया था, गोया के वाकई कोई ड्रामा हो रहा था। आंटी, ये वाकई आपके ही बेटे हैं? जेबा को यकीन नहीं आ रहा था कि हलीमा बेगम जैसी पुरवकार सी खातून का बेटा ऐसा हो सकता है। हाँ बेटे, मेरा ही है। उस रोज जुम्मे को मिले तो थे, मैंने तारुफ भी करवाया था। हलीमा बेगम ने ठंडी आह भरकर कहा। उनको कब उम्मीद थी कि वजाहत किसी लड़की से इस हद तक भी मुतासर हो सकता है कि जोकरों जैसी हरकतें शुरू कर दे। अच्छा, मुझे तो याद नहीं। सेबा को वाकई याद नहीं था कि उससे कबल वो वजाहत को देख चुकी थी। लो जी, किस्सा ही पार। इन्हें कुछ खबर नहीं है और यहाँ जिंदगी लुटा दी। पूरिया ने आहिस्तगी से कहा तो वजाहत उसे घूरने लगा। अच्छा जेबा, आप सब चाय पिएंगी? नहीं, जेबा ने उसकी पुरखुलूस पेशकश रद्द कर दी। और फुप्पा, हूर बेटा, मैं सब चाय नहीं, अलबत्ता तेज सी चाय पीऊंगी। चाय हो और वो भी तुम्हारे हाथ की। अभी लाई फुप्पो, जीती रहो। फुप्पो ने उसे दुआ दी तो वजाहत जल कर कबाब हो गया। ये सितम क्या कम है कि इस जैसी लड़की का नाम हुरिया रख दिया गया है फुप्पो। ऊपर से आप इसे बड़े प्यार से हूर कहती हैं। भला हूरें कभी ऐसी हो सकती हैं? हूरें तो। वजाहत ने कुछ फासले पर बैठी स्याह लिबास में हसीन चेहरे वाली सेबा को देखा जो बहुत बोरियत महसूस कर रही थी। असल में हूर कहलाने का हकदार हूरिया जैसी लड़कियां ही होती हैं बेटे, मगर उस जैसी सांवले रंग और आम नकुश वाली लड़कियां और उनकी खूबसूरती सिर्फ दीदाए बीना रखने वालों को ही नजर आती है और शऊर रखने वाले मर्द ही उनकी कदर करते हैं।
तुम जैसे तो ऐसी अच्छी लड़कियों के काबिल भी नहीं होते। हलीमा बेगम ने कदरे फासले पर बैठी जेबा पर नजर डाली। उसे हुस्न से ज्यादा गुमान था और उल्टे सीधे मुंह बनाकर वो अपनी बोरियत का इजहार कर रही थी। वो लड़की वाकई इतनी खूबसूरत थी कि वजाहत तो क्या, कोई भी लड़का उसके हुस्न के सहर में खो सकता था। अम्मी, आपके हवासों पर तो हुरिया सवार रहती है। उसकी मोहब्बत का चश्मा उतार कर देखें, जेबा क्या चीज है। और आपको ये भी तो ख्याल होना चाहिए कि जेबा, वो माँ से खफा सा हो गया जो जेबा के हुस्न के सहर में होने के बजाय हुरिया की तारीफ कर रही थी। फजूल बातें ना करो, ना जाना ना परखा। अरे भाई, क्या खुसर खुसर हो रही है महफिल में माँ बेटे के दरमियान। लो बेटी। आबदा बेगम ट्रे में ड्राई फ्रूट लिए पहले वजाहत और हलीमा बेगम की तरफ बढ़ी, फिर डिश जेबा की तरफ बढ़ाई। नो थैंक्स, चलिए ना आंटी, मैं लाहौर से थकी हुई आई हूँ। बुरा सा मुंह बनाकर जेबा ने ड्राई फ्रूट लेने से इनकार किया और आसिया बेगम की तरफ बेजार नजरों से यूं देखा जैसे लाहौर से पैदल आई हो। हाँ हाँ भाई चलो। आसिया बेगम ने मेज पर से पर्स उठाया और खड़ी हो गई। अच्छा भाभी जान, इजाजत है। आपदा बाजी, मुझे आपसे काम है, मैं फिर चक्कर लगाऊंगी। चलिए पुप्पो, मैं आप लोगों को छोड़ आता हूँ। निहायत मुस्तादी का मुजाहरा करते हुए वजाहत ने कॉर्नर से चाबी उठाई। क्यों, ड्राइवर किस लिए है? और तुम अपना हुलिया दुरुस्त रखा करो बेटा। अभी तुम उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे, क्या इम्प्रेशन पड़ा होगा लड़की पर। और जेबा तो कुछ है भी नकचड़ी सी। जेबा आगे बढ़ गई तो पप्पू ने उसे आहिस्तगी से कहा तो उसने कुछ न सुना न समझा। उसे तो बस ड्राइवर दीन मोहम्मद पर ताव आ रहा था। ये चाबी गाड़ी की नहीं, अलमारी की है। उनके जाने के बाद वो गुमसुम सा चाबी हाथ में लिए खड़ा था कि हुरिया ने उसके हाथ से अलमारी की चाबी लेते हुए कहा तो वो खिसियाना सा हो गया, मगर झेम को वो हमेशा ही उसे डांट कर मिटाया करता था। लड़की, कभी अपने घर को भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया करो, हर वक्त हमारे सरों पर सवार रहती हो। वैसे जेबा बीबी बड़ा अच्छा मशवरा देकर गई हैं खाला जान को कि आंटी अपने बेटे को किसी अच्छे से साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारी इस बात पर उसके खिलाफ हो जाऊंगा? अरे, हुस्न वालों को हर बात का हक होता है और वो तो मलकाए हुस्न है, मेरे दिल की महारानी है। तुम उससे क्यों जलती हो? मैं सब जानता हूँ। तुम जैसियां तो जेबा की राहों की धूल के काबिल भी नहीं होती। वजाहत की सदा की नफरत उसके तल्ख लहजे में ढल गई तो कुछ देर के लिए हुरिया का चेहरा धुआं धुआं हो गया। आंखों में नमी चमकी, मगर जल्द ही उसने खुद पर काबू पा लिया। मुझे उसकी राहों की धूल बनना भी नहीं। हाँ, तुम्हें ये सादत नसीब हो जाए तो मान लेंगे। तुम्हारे जुनूनी इश्क की करामात भी। वो बड़े जब्त के साथ बोली। धूल नहीं, मैं तुम्हें उसके सर का ताज बनकर दिखाऊंगा। वो अपनी अफलातूनी मोहब्बत के जोम में बड़े एतमाद से बोला। चलो देख लेंगे, तुम भी यही हो, हम भी यही हैं। हुरिया जेबा को भी देख चुकी थी और उसके अतवार भी बता रहे थे कि वो वजाहत जैसों को लिफ्ट कराने वाली नहीं। चले गए मेहमान। अयाज वजाहत के कमरे में उसका मुंतजिर था। हाँ, देखा तुमने, क्या मैंने झूठ कहा था? कैसी है वो, किस कदर हसीन है वो, कितना मली है उसका हुस्न, आवाज का जल तरंग और बात करने का अंदाज। कैसा है मेरा इंतखाब। वो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। जाने ये उसकी क्या फितरत थी कि उसकी नजर जाहिरी सतह से आगे नहीं जाती थी। वो बड़े एतमाद से अयाज से अपने इंतखाब की दाद चाह रहा था। लाजवाब है, बशर्त ये कि वो तुम्हें मुंतखब भी करे। वैसे एक बात तो बताओ, ये सारे जोकरों वाले करतब आज ही दिखाने थे तुमने? अयास ने आज बेखुदी में सरसत होने वाली हरकतों पर तनकीद की तो वो सीने पर हाथ बांध कर नीम वाल लब होकर मुस्कुराने लगा। अरे यार, तुम्हें क्या बताऊं, बेखुदी में हो जाता है ये सब। उसे देखता हूँ तो हवास जवाब देने लगते हैं, इसीलिए वो जनाब को पागल करार दे गई है। अरे तुम हुस्न के नाजो अंदाज क्या जानो, उनको तो हक पहुंचता है ऐसी बातें करने का। एक तो यार मुझे उस बुढ़े पर बड़ा ताव आ रहा है। वो रुख जेबा में खोया हुआ था कि एकदम ड्राइवर दीन मोहम्मद पर गुस्सा आ गया। यार, अंकल के वालिद साहब के जमाने का ड्राइवर है, मगर मजाल है जो आज तक जरा भी हार्ट फेल हुआ हो या पाँव कपकपाए हो। इतनी ताकत है। अब अगर वो ना आता या कम से कम उसे खांसी ही का दौरा पड़ जाता तो मैं उनको छोड़ने जाता, मगर कुछ भी नहीं हुआ। उसे रह रह कर दीन मोहम्मद पर ताव आ रहा था। अब की बात तो छोड़ो, जेबा का उम्र भर का ड्राइवर बनने के लिए क्या इक़दामात किए? इक़दामात तो बहुत सोचे हैं।
कुछ भी हो अयाज, मैं उस लड़की को हासिल करके रहूंगा, वाह मुझे कुछ भी करना पड़े। वो मेरे आइडियल के पैकर में ढली हसीन शाहकार है। तुम्हें तो मालूम है मुझे किसी ऐसी ही लड़की की तलाश थी जो इस कदर हसीन हो, जब मेरे साथ चले तो लोग हमारी जोड़ी को रश्क भरी नजरों से देखें, और वो सब कुछ ज़ेबा में है जो मैं चाहता हूँ। वजाहत ज़ेबा के तस्वुर में खोया बोले गया। खासी बददिमाग और मगरूर सी है। अयास उठते हुए बोला, वो हुस्न ही क्या जो मगरूर ना हो। अच्छा फिर तो तुम्हारा अल्लाह ही हाफिज है मेरे मजनू, हम तो चले। वजाहत से उलझकर वो अपने कमरे में आई। कितनी ही देर वो कदे आदम आईने के सामने अपना जायजा लेती रही। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, मगर कशिश बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से उसकी अक्सर सहेलियां कहा करती थीं, काश हुरिया हम भी तुम्हारी तरह होते। गहरे रंग पहनती या हल्के, सब उस पर सूट करते, मगर वजाहत को कभी भी उसमें कोई खूबी नजर आई ही नहीं, या शायद उसमें वजाहत के काबिल कोई बात थी ही नहीं। खुदा करे वजाहत तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाए, मैं शायद तुम्हें महरूम तमन्ना न देख सकूं। बारिश तेज हो गई थी। हुरिया बालकनी में आ गई, लेकिन कॉरिडोर में चूंकि अयाज बारिश रुकने के इंतजार में था, हुरिया के बराबर वाला घर उसका था, इसीलिए तीनों का बचपन साथ गुजरा था, लड़ते खेलते। मगर वजाहत बहुत धांसू था, हर बात में अपनी मनवाता, ना मानी जाए तो लड़ता, हुरिया को बेवजह ही मारता। ऐसे में जब वो हुरिया के साथ ज्यादती कर रहा होता, अयाज हुरिया के सामने खड़ा हो जाता, उसकी हिमायत करता। यूं साथ लड़ते हुए तीनों का बचपन गुजर गया। अयाज अब भी हुरिया का बहुत एहसास करता। उसे मालूम था कि हुरिया वजाहत जैसे पत्थर को चाहे जा रही है। हुरिया ने आंचल से चेहरा साफ किया और बाहर आ गई। अब्बू और अम्मी तो आराम कर रहे थे। वो कहवा बनाकर बाहर ही ले आई। सर्दी भी हो और बारिश भी हो रही हो तो ऐसे में गरम गरम कहवा बहुत सुकून देता है, हुरिया ने मखसूस खनकते हुए लहजे में कहा, और कहवे का मग उसकी तरफ बढ़ाया। और वो जो अभी उसके बारे में सोच रहा था, उसे यूं अपने सामने पाकर एकदम खुश हो गया। शुक्रिया मेहरबान परी। ठंड भी लग रही थी और तलब भी हो रही थी, और फिर हुरिया के लिए बेसाख्ता ही उसके मुंह से मेहरबान परी निकला तो वो हैरत से उसे देखने लगी। अरे वाह, दोस्ती निभा रहे हो, वरना परियां क्या मेरे जैसी होती हैं? परियां तो खैर कैसा है कहवा? कुछ कहते कहते एकदम वो रुक गई, चेहरे पर साया सा लहरा गया। अगर वो भी ज़ेबा जैसी परी होती तो वजाहत को क्यों खोती भला? तुम तो परियों से ज्यादा हसीन हो, मगर तुमने हमेशा खुद को वजाहत की नजर से देखा है, कभी? अयास, क्या सोच रहे हो? वो जो गर्म कहवे से निकलने वाली भाप की ओट से उस मुखलिस और प्यारी लड़की को देख रहा था, एकदम चौंक गया। कुछ नहीं, तुम्हारे इस कहवे ने जहन की सारी थकन जो उस बदतमीज आदमी की बातों से हो गई थी दूर कर दी है। उसकी बात के जवाब में वो छमछम बरसती बारिश को देखने लगी। उसका अपना जी भी बरसने को जा रहा था। वो सिर्फ हूँ कहकर चुप रही। अयाज उस समंदर की तहों में उठने वाले तूफान को देख रहा था। हुरिया, अयाज ने कप साइड टेबल पर रखा। हाँ। हुरिया कुछ देर के लिए बिल्कुल भूल गई थी कि उसके अलावा भी कोई यहाँ मौजूद है। अयाज खड़ा हो गया और दरख्त का एक पत्ता तोड़ा जिस पर चंद कतरे थे। कुछ देर गौर से उनको देखता रहा। तुम शराब के पीछे भाग रही हो? उसकी बात पर हुरिया ने चौंक कर देखा। अयाज बहुत संजीदा हो रहा था। उसकी बात पर एक टीस सी उठी हुरिया के दिल में। वो कुछ देर उसकी पुश्त को देखती रही, फिर उसके बराबर आन खड़ी हुई। बेख्तियारी पर इख्तियार होता तो कभी ऐसी हिमाकत न करती। कई बेआवाज आंसू बड़ी खामोशी से बारिश के पानी में शरीक होकर ऐसे ही बेवकत हो गए जैसे उसके अनमोल पाकीज़ा जज्बे बेमानी थे वजाहत के लिए। देखो, तुम मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हो। जिस तरह मुझे वजाहत और उसकी खुशियां अजीज हैं, उसी तरह तुम और तुम्हारी खुशियां भी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा। शायद इसलिए कि वो बात अधूरी छोड़कर उसकी तरफ मुड़ा। दोस्ती के नाम पर हुरिया को एक तल्ख बात याद आ गई थी। एक बार जब उसने वजाहत से कहा, देखो दोस्त, तब वो तेवरा कर मुड़ा और कदरे हकारत से बोला, मैं तो तुम्हें अपनी दुश्मनी के काबिल भी नहीं समझता और तुम दोस्ती की बात कर रही हो। उस रात वो किस कदर रोई थी, कितनी नफरत करता था वो उससे। हम तीनों बड़े होकर कितने बदल गए हैं अयास। नहीं, हम तीनों बिल्कुल भी नहीं बदले।
वजाहत हमेशा की तरह गलत बात करके अड़ा रहने वाला जिद्दी आदमी, और तुम हमेशा की तरह अपने दुखों को कतरा कतरा दिल में जज्ब करने वाली, खुलूस लुटाने वाली मखसूस सी हुरिया। और तुम हमेशा की तरह हक के दोस्ती निभाने वाले हम दोनों के मुखलिस से दोस्त। हुरिया ने उसकी अधूरी बात मुकम्मल की तो वो हंस दिया। अयाज दानिस्ता तौर पर उसके पास रुका रहा ताकि उस प्यारी सी लड़की के दिल पर दुख का जो गुबार है वो छट जाए। वो कितनी ही देर उससे बातें करता रहा, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। इस दौरान आबदा बेगम बाहर आई। हुरिया अयाज की किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रही थी। वो मुतमईन होकर वापस लौट गईं। कितने दिनों से हुरिया मलूल सी थी, अब खुलकर हंस रही थी। उनको तो उसकी हंसी अजीज थी। अच्छा भाई, अब चलता हूँ, बारिश जरा थम तो गई है। अयाज खड़ा हो गया, जबकि हुरिया का दिल चाह रहा था वो अभी ना जाए, कुछ देर और बैठ जाए। अयाज, थोड़ी देर और रुक जाओ मेरी खातिर। उसकी बात पर अयाज उसकी तरफ मुड़ा, कुछ देर उसकी तरफ देखता रहा। अरे तुम रोको तो लड़की उम्र भर के लिए यहीं कयाम कर लूं। दोनों मुस्कुरा दिए। हुरिया, अयाज बेटे, यहाँ ठंड में क्यों बैठे हो, अंदर आ जाओ, मैं तो बोर हो रही हूँ। वजाहत तो अपने कमरे में है और मैं बुरी तरह तन्हाई महसूस कर रही हूँ। सोचा आबदा के पास चली जाऊं। आए ना खाला जान, अम्मी अब्बू अंदर हैं, आप अंदर चलिए, मैं चाय बनाकर अभी लाई। हुरिया फौरन खड़ी हो गई। अयाज, देख रहे हो अपने दोस्त की हरकतें, कैसा दीवाना हुआ जा रहा है उस लड़की के पीछे। हलीमा बेगम को ज़ेबा बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, एकदम शोपीस किस्म की लड़की। खालाजान लड़की है ही ऐसी, उसमें वजाहत का क्या कसूर। अयाज उनकी परेशानी कम करने की गर्ज से शौक हुआ। अच्छा तो क्या तुम भी? हलीमा बेगम ने चौंक कर उसे देखा तो वो झेप सा गया। अरे नहीं खालाजान, मैं इतना कमजोर दिल नहीं हूँ। किचन की तरफ बढ़ती हुरिया की पुश्त पर लहराती चोटी को देखते हुए अयाज ने कहा। एक लड़की के जिंदगी में आ जाने से हलचल सी मच गई थी। बेटा, जिस कदर लड़की पर मर मिटा था, माँ को उसी कदर उस लड़की से चिढ़ थी। वो तो हुरिया के अलावा किसी दूसरी लड़की को इस हैसियत से पसंद ही नहीं करती थी, और ज़ेबा तो अपने ज़ाहिरी हुस्न के बावजूद उनको मुतासिर नहीं कर पाई थी। अम्मी, ज़ेबा में कमी क्या है? वो चाहता था कि जिस तरह वो ज़ेबा को पसंद करता है, अम्मी भी उसी तरह उसे पसंदीदगी की सनद दे दें। बेटा, मैंने कब कहा है उसमें कोई कमी है? उन्होंने उसकी शर्ट का बटन टांग कर एक तरफ रखते हुए कहा। तो फिर उसे पसंद क्यों नहीं करती हैं? अम्मी, माए तो बेटों के लिए चांद सी दुल्हन की तलाश में आधी उम्र गुजार देती हैं, और आपको तो बगैर तलाश के ही ऐसी लड़की मिल गई है और आप उसकी कदर नहीं कर रही। वो मुंह फुलाकर माँ के करीब बैठ गया। उसे अपनी माँ से शिकवा भी था कि वो उसके लिए किसी हसीन दोशीजा को पसंद करने के बजाय आम सी शक्लो सूरत की हुरिया को पसंद किए बैठी थी। हलीमा बेगम ने तहम्मुल से बेटे की बात सुनी, फिर उसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। वजाहत, मेरे चांद, इस जिंदगी में मेरे खुदाए ला शरीक ने जो मुझे अता किया, मैंने सब्र और शुक्र किया। तुम्हारे वालिद के बाद तुम्हारी परवरिश और तालीम और तरबियत पर तवज्जा दी, खुद को मिटा दिया, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की। अब जबकि तुम इस काबिल हो गए हो तो अपने जीवन साथी के लिए अपनी ही पसंद को अहमियत दे रहे हो, तो बेटा मुझे कब एतराज है? अम्मी, तो आप राजी हैं? वो एकदम खुश हो गया। वो ज़ेबा को हासिल तो करना चाहता था, मगर चाहता था उसमें माँ की खुशी भी शामिल हो। हाँ, लेकिन पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। तुमने चांद सी बहू का जिक्र किया और ज़ेबा के मिल जाने का भी। तो बेटा, अभी लड़की हमें नजर आई है, मिली नहीं। दूसरी बात ये कि मेरे नजदीक सब बच्चियां एक जैसी हैं, ख्वाह वो ज़ेबा की तरह बेमिसल हुस्न की मालिक हो या हुरिया की तरह मामूली शक्ल। मेरे नजदीक जो बात अहम रही है वो लड़की की सीरत और सलीका है। ये वो खूबियां होती हैं जो अगर घर में आने वाली बहू में मौजूद हो तो घर जन्नत बन जाता है, और अगर ना हो तो घर जहन्नुम की सूरत होते हैं। ठीक है हुरिया, तुम्हें पसंद नहीं ना सही, मैं अपना फैसला या ख्वाहिश तुम पर मुसल्लत करना नहीं चाहती। हाँ, ये जरूर चाहूंगी कि ज़ेबा को जिस तरह तुम चाहते हो, इज्जत देते हो, अपने साथ के जोम से निकल कर अगर वो भी तुम्हें इतनी ही चाहत और इज्जत देती है तो मुझे खुशी होगी कि मेरे बेटे की अव्वलीन ख्वाहिश पूरी हो गई। बड़ी तफसील के साथ हलीमा बेगम ने उसे समझाया, मगर कोई बात उसकी समझ में कब आ रही थी? वो इन मसलहतों को कब जान रहा था? उसे तो सिर्फ ये खबर थी कि ज़ेबा को हासिल करना है हर सूरत में। अम्मी, इसका मतलब है आप राजी हो गई हैं? हाँ,
لیکن میری ایک بات غور سے سنو اور سمجھو، وہ یہ کہ حیثیت اور مرتبے میں وہ ہم سے زیادہ ہیں۔ ہم عزت دار لوگ ہیں، پیسہ نہیں۔ عزت وقار ہمارا معیار ہے۔ کہیں اپنی دیوانگی میں وقار کو داؤ پر نہ لگا دینا۔ میری شرط یہ ہے کہ وہ بھی تمہیں اسی قدر پسند کرے، اتنا ہی تمہیں چاہے جتنا کہ تم۔ انہوں نے خوشی سے تمتماتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا۔ جی جی، کیوں نہیں امی، ایسا ہی ہوگا۔ مارے خوشی کے اس کے پاؤں نہیں ٹک رہے تھے، جیسے امی کی رضا کے ساتھ اسے بھی حاصل کر لیا ہو۔ رات بھر وہ زیبا کے حسین تصور میں کھویا رہا۔ مجھے تلاش تھی جس کی وہ ہم سفر تم ہو، میرے حسین خیالوں کی راہ گزر تم ہو۔ تولیہ شانوں پر ڈالے، بالوں میں برش کرتے ہوئے، شوق دھن گنگناتے ہوئے باتھ روم سے باہر نکلا تو حوریہ ملیحہ بیگم کے کہنے پر اس کی بیڈ شیٹ تبدیل کر رہی تھی۔ وجاہت نے برا سا منہ بنایا۔ جتنی چاہے خدمت کرو مگر اب کوئی فائدہ نہیں۔ وہ سلیقے سے بچھائی چادر کو خراب کرتے ہوئے بدتمیزی سے بولا۔ حوریہ کا جی چاہا اس کے خوبصورت چہرے پر زور سے تھپڑ مار دے، مگر صبر اور ضبط اس کا شعلہ تھا، وہ برداشت کر گئی۔ مجھے کسی صلے یا ستائش کی طلب نہیں، ہٹو پیچھے لنگور کہیں کے۔ وہ اس کی کسی بھی بات سے متاثر ہوئے بغیر اعتماد سے بولی۔ صبح بخیر، صبح ہو گئی آپ کی، دن کے 11 بج رہے ہیں۔ وجاہت تو ابھی اٹھا تھا، ایاز بھی تیار ہو کر آ گیا۔ ایاز، اچھا کیا تم آ گئے، ورنہ میں خود آتا۔ وہ بڑی گرم جوشی سے ایاز کی طرف بڑھا۔ کیوں، خیریت؟ ارے ایسی ویسی خیریت، پتا ہے رات کو کیا ہوا؟ دھماکہ ہوا تھا، بڑے زور سے بادل گرجے تھے۔ حوریہ بدستور کمرے کی چیزیں سنبھالتے ہوئے بولی۔ ہاں، دھماکہ ہی ہوا تھا اور اب بھی ہوگا تمہارے لیے ایاز۔ امی نے رات مجھے زیبا سے شادی کی اجازت دے دی۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ امی نے؟ ایاز نے حیرت سے پوچھا۔ نظریں حوریہ پر ٹھہر گئیں جس کے چہرے پر اس دھماکے کے تاثرات اسے بآسانی نظر آ رہے تھے۔ وجاہت ایاز کو امی سے گفتگو کی تفصیل بتا رہا تھا۔ ہاں، تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ اس نے ایاز کو گھما ڈالا۔ ہاں ہوئی ہے، مگر یہ بتاؤ یہ سارے فیصلے تم نے خود ہی کر ڈالے؟ کیا مطلب؟ کون سے فیصلے میں نے خود ہی کر ڈالے ہیں؟ مطلب یہ کہ تم نے لڑکی کو دیکھا، پسند کیا اور شادی کا فیصلہ کر لیا۔ میاں، کچھ اس کو بھی تو حق تو فیصلہ کرنے کا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ نہ جان نہ پہچان، میں تیرا مہمان، یعنی کہ حد ہو گئی کہ اس بیچاری کو کچھ خبر نہیں جو آپ کے متعلق رائے بھی بڑی مشکوک رکھتی ہے، آپ کو پاگل تک قرار دے چکی ہے، اور آپ ہیں کہ اس کے عشق میں فنا ہو رہے ہیں، اور خوش فہمی کی انتہا دیکھیے کہ شادی کا فیصلہ کر لیا۔ احمق انسان، پہلے اسے اچھی طرح جان تو لو، کیا خبر وہ سرے سے تمہیں پسند ہی نہ کرے یا وہ کہیں انگیجڈ ہو۔ ایاز کافی دنوں سے ابل رہا تھا، اسے وجاہت کی حرکتیں کھل رہی تھیں۔ آج اس نے دل کی بھڑاس نکال ہی دی تو وجاہت جو ایسی کسی بات کو سننے اور ماننے پر تیار نہیں تھا، اس سے خفا ہو گیا۔ تمہارے منہ میں خاک یار، کیسے دوست ہو کہ اپنے دوست کے لیے خیر خواہی چاہنے کے بجائے بدفال نکال رہے ہو؟ تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ زیبا نے مجھے دیوانہ بنا ڈالا ہے، میں اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ میرے حق میں دعا کرنے کے بجائے بددعا دے رہے ہو کہ انگیج نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو۔ کتنے عجیب انسان ہو تم۔ سنا ہے کہ انسان جب خود کسی اذیت میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے فوراً دوسرے کی تکلیف کا احساس ہو جاتا ہے، مگر تم تو جانے کس مٹی کے بنے ہو، شاید تم اس قابل ہی نہیں کہ کوئی اتنی شدت سے تمہیں چاہے۔ ایاز اس سے خفا ہو کر باہر آ گیا، ادھر ادھر دیکھا، حوریہ غائب تھی، ورنہ دن کا وقت تھا، وہ ہر وقت کاموں میں مصروف رہنے والی لڑکی تھی۔ اس نے آہستگی سے اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ حوریہ نے پلکوں کی نمی کو جلدی سے ہتھیلیوں میں جذب کیا۔ ارے ایاز، میں تمہارے لیے چائے بنانے ہی جا رہی تھی، جانا نہیں؟ بیٹھو۔ وہ ابھی خود کو اس پوزیشن میں نہیں سمجھ رہی تھی کہ ایاز کی کھوجتی نظروں کا مقابلہ کرتی۔ وہ دامن بچا کر گزرنے لگی تو ایاز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حوریہ، وہ شخص اس قابل نہیں کہ تم جیسی لڑکی اس کے لیے تڑپے، اپنے قیمتی آنسو بہائے، وہ بہت کٹھور ہے۔ ہمدرد دوست سامنے ہو تو آنسو آپ ہی آپ سب کے بند توڑ کر بہ نکلتے ہیں۔ اس کے دل پر چوٹ پڑی تھی، آج کس قدر گھٹیا بات کی تھی اس نے۔ کرتا تو وہ صدا سے ایسی ہی باتیں تھا، مگر تب وہ برداشت کر جایا کرتی تھی، مگر جب سے زیبا آئی تھی وہ بھی بے حوصلہ ہو گئی تھی۔ یہ جو انسانی خصلت ہوتی ہے نا، کبھی نہیں بدلتی، اور ایسے بے حس پتھر کے لیے اپنے لطیف جذبات ضائع کرنا، آنسوؤں کے خزانے لٹانا، کہاں کی عقل مندی ہے اچھی لڑکی۔ یہ لو،
सब इसमें जमा करके दे दो, संभाल कर रखूंगा बहुत। नरम लहजे में बोलते हुए अयाज ने अपना रुमाल उसे पेश किया तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो उसे देखता रहा। हाँ, इसी तरह हंसती रहा करो। दिल में भले समंदर मौजसन हो, मगर आंख में बूंद ना आने देना। अरे तुम्हें तो परवाह ही नहीं होनी चाहिए उस खामड़ की। उसके सामने किसी कमजोरी का इजहार मत करना, बल्कि ऐसे जाहिर करो गोया तुम्हें परवाह ही नहीं। इसलिए हुरिया कि अपनी इज्जत अपनी अना से बढ़कर कुछ नहीं होता। क्यों, दुरुस्त कह रहा हूं ना? अयाज ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा तो वो हल्के से मुस्कुरा दी। दुरुस्त कहा आपने। तो फिर वो जो करता है उसे करने दो, इतनी कमजोरी का इजहार ना करो। यूं पोज करो जैसे तुम्हें परवाह ही नहीं। उससे तुम्हारा भरम भी रह जाएगा और मौसूफ भी राह पर आ जाएंगे। वो मुखलिस दोस्त उसे समझाता रहा और वो नजरें झुकाए सुनती रही। वो खुद से उसकी परवाह कहाँ करती थी। उस सितमगर की चाहत तो खुद रूह पौधे की तरह न जाने कब से फैल रही थी और अब उसकी सारी हस्ती को लपेट में लिए हुए थी। ज़ेबा उसकी जिंदगी में क्या आई थी, चारों तरफ से मुखालिफ हवाएं चलने लगी। हर कोई नासिर बना हुआ था। अम्मी तो हुरिया की वजह से खफा थी। तैयार भी इस बात पर हुई कि ज़ेबा भी हुरिया बन जाए। भला कहाँ ज़ेबा और कहाँ हुरिया। और ये अयाज जाने खुद को क्या समझता है। 20 लड़कियों से दोस्तियां कर रखी हैं, मगर मजाल है जो किसी से शादी के लिए मुखलिस हो। और मुझसे बातें बनाता है। यहाँ किसको परवाह है। मैं उन सबको ज़ेबा को हासिल करके दिखाऊंगा, चाहे मुझे रांझे की तरह जोगी क्यों ना बनना पड़े। लेकिन फुप्पो से क्या कहूंगा कि मैं यहाँ ज़ेबा की खातिर आया हूँ। खैर देखा जाएगा, फुप्पो कौन सा गैर है, सब बता दूंगा। वो तैयार भी हो रहा था और खुद कलामी भी कर रहा था। अपनी शख्सियत का जोम भी था, मगर एक अनजाना सा खौफ भी था कि ज़ेबा ना मानी तो सबके सामने बेइज्जती होगी। इश्क के सफर पर जा रहे हो, इमाम जामिन बंधवा लेना खाला जान से। मैं कुछ भी करूं, मगर तुम अपनी मनहूस शक्ल मत लाओ मेरे सामने। जाते जाते नहुसत डाल दी है, वो इंतहाई हकारत से बोला। जवाब तो उसके पास भी बड़ा अच्छा था, मगर हलीमा बेगम के आने से वो लिहाज कर गई। हलीमा बेगम ने बेटे को और उसकी तैयारी को देखा और एक ठंडा सांस लेकर बाहर निकल गई। वजाहत किसी बात की भी परवाह किए बगैर फुप्पो के यहाँ आ गया। फुप्पो और ज़ेबा लाउंज में बैठी थी। आदाब फुप्पो। जाने ज़ेबा के हुस्न में ऐसी क्या बात थी कि उसे देखते ही उसके हवास जाते रहते। उस वक्त भी वो गर्मजोशी से फुप्पो की तरफ बढ़ा तो दरमियान में पड़ी मेज से हटकर गुजरने के बजाय उसने छलांग लगा दी, जिसके सबब वो ऐन ज़ेबा के पास गिरते गिरते बचा। वो उछलकर खड़ी हो गई। आप हर वक्त ड्रामा क्यों करते रहते हैं? ज़ेबा ने नागवार सी नजर उस पर डाली, मगर वजाहत ने ये भी ऐन सादत जाना। ये ड्रामा नहीं मिस ज़ेबा, मेज जरा जज्बाती हो गया था। मेज नहीं, तुम जज्बाती हो रहे हो। ये बताओ कैसे आना हुआ? भाभी का क्या हाल है? खैरियत तो है ना घर में? फुप्पो ने उसका हाथ थामा। जी फुप्पो, सब ठीक है, सब खैरियत है। बस मेरा दिल आपके लिए उदास हो रहा था, मैं आपको देखने चला आया। वजाहत ने बेजार सी बैठी ज़ेबा को देखते हुए अपने दिल का पैगाम उस तक पहुंचाया, मगर उसने समझा ही नहीं। हाय, दिल उदास हो गया था मेरे बच्चे। अभी हफ्ते को तो मैं मिलकर आई हूँ, फिर उदासी कैसी? इससे पहले तो दिल उदास नहीं होता था मेरे लिए। फुप्पो सादा दिल खातून थी, वो शायद उसके इशारे नहीं समझ पा रही थी। अरे फुप्पो, आप हफ्ते की बात कर रही हैं, मैं तो आपके बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। मुझे आपसे इश्क हो गया है फुप्पो। आप मेरी जिंदगी हैं, मेरी जिंदगी आपके बगैर अधूरी है। वो हीले बहानों से अपने दिल का पैगाम ज़ेबा तक पहुंचाना चाह रहा था। फिर वही डायलॉग बाजी मेरे चांद, बुरी बात है, इस तरह मत किया करो। ड्रामे को अपने क्लब में ही छोड़ कर आया करो। फुप्पो ने उसे यूं पुचकारा जैसे एबनॉर्मल बच्चा हो। फंस ही गया क्लब का कहकर। फुप्पो को यकीन नहीं आ रहा तो उस मारूफ को कब आएगा। उसने ज़ेबा को देखते हुए सोचा, और ये बैग किस लिए लाए हो? फुप्पो ने उसके कपड़ों के बैग को घूरा। फुप्पो, मैं यहाँ रहने आया हूँ ना, वो बड़े इश्तियाक से बोला। मगर क्यों? इससे कबल तो कभी नहीं रहे। इससे कबल वो मिली भी तो नहीं थी। कौन नहीं मिली थी? फुप्पो चकरा रही थी उसकी बातों से। वो लड़की, मेरा मतलब है मुझे यहीं आपके करीब नौकरी मिल गई है। हालात तो गड़बड़ रहते ही हैं। अम्मी ने कहा फुप्पो के यहाँ रह लेना, अब मैं यहीं रहूंगा। वो बड़ा खुश होकर सोफे पर दराज हो गया। लड़के, तुमने मुझे परेशान कर दिया है। आसिया बेगम वहां से उठकर हलीमा बेगम को फोन करने चली आई। भाभी जान, ये वजाहत को क्या हो गया है?
कैसी हरकतें कर रहा है? उन्होंने फिक्रमंद लहजे में पूछा। जवाबन हलीमा बेगम ने सारी बात उनके गोश गुजार कर दी। दिमाग खराब है इस लड़के का। भाभी जान, वो लड़की इंतहाई सती सोच की मालिक है। ना तो उसे पाकिस्तान पसंद है और न कभी वो यहाँ रहना पसंद करेगी, और ऐसे लड़कों को तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो अपने तायाजाद नोमी को चाहती है, वो भी वहीं रहता है। यहाँ तो मजबूरन आई है किसी काम के सिलसिले में। मैं क्या करूँ आसिया, ये लड़का तो मर मिटा है उस लड़की के हुस्न पर। इतनी अच्छी लड़की हुरिया की इसने कदर नहीं की और अब सेबा के सामने जलील हो रहा है। मैं क्या करूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने इसे समझाया क्यों नहीं भाभी जान? मुझे तो जेबा देवर की बेटी होने के बावजूद पसंद नहीं। समझाया था आसिया, मगर वो तो समझाने वाले को दुश्मन समझता है। मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया है कि जाओ किस्मत आजमाओ। जेबा तुम्हें मिल जाए तो ठीक है, खैर तुम भी उसे करने दो जो वो करता है। अगर उसकी किस्मत में जिल्लत है तो कौन रोक सकता है, और इज्जत है तो भी अल्लाह की मेहरबानी होगी। तुम खामोशी से तमाशा देखो। जी बेहतर। दोनों नंद भावज के दरमियान गैर जानिबदार रहने का मुआहदा तय पा गया। आसिया बेगम वाकई खामोश तमाशाई बन गई। वो बहुत अच्छी तरह जानती थी सेबा कितनी नकचड़ी और मगरूर सी लड़की है। वजाहत ज्यादा से ज्यादा उसकी निगाहों में रहने की कोशिश करता। वो उसे दिलो जान से चाह रहा था, जबकि खुद उसकी हैसियत सेबा की नजरों में एक अहमक से ज्यादा नहीं थी। वो तो उसे काबिल एतना समझती ही नहीं थी। आंटी, कैसी बोरियत है आपके घर में? इंग्लिश मैगजीन मिलते ही नहीं, सारे उर्दू पढ़े हुए हैं। सेबा ने बेजारी से कई बार का पढ़ा हुआ पुराना इंग्लिश अखबार पढ़ा। जेबा बेटी, मैं तो सिर्फ उर्दू ही पढ़ना जानती हूँ, इसलिए उर्दू मैगजीन ही मिलेंगे हमारे यहाँ। अरे, आपको इंग्लिश मैगजीन चाहिए? ढेरों रखे हैं हमारे घर में। वजाहत फुर्ती से उठा और अम्मी को फोन कर दिया कि उसके जितने भी इंग्लिश मैगजीन हैं वो किसी पैकेट में डाल दें, वो लेने आ रहा है। हलीमा बेगम के हुक्म पर हुरिया ने डब्बा तैयार कर दिया। वजाहत हवा के घोड़े पर सवार आया, ना माँ का हाल पूछा न कोई बात की, और पैकेट लेकर ये जा वो जा। वाह री किस्मत, एक लड़की ने कैसे हवास छीने हैं कि माँ का हाल तक नहीं पूछा। आप मलाल ना करें खाला जान, हुरिया मुस्कुराई। वजाहत ने बड़ी मुस्तादी से मैगजीन का डब्बा सेबा के हाथ में थमा दिया। थैंक यू। पहली बार सेबा मुस्कुराई थी, उसके साथ वो फूले नहीं समा रहा था। आउच, बदतमीज, यू आर वेरी वेरी। सेबा ने जैसे ही पैकेट खोला, मैगजीन के बजाय पिल्ली का छोटा सा बच्चा पैकेट खुलते ही फुदक कर जेबा की झोली में आन गिरा। वो उछल पड़ी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा हुरिया की बच्ची। वजाहत ने दांत पीसकर दिल ही दिल में कहा। आप इंतहाई बदतमीज और गैर संजीदा आदमी है मिस्टर वजाहत। सेबा पूरी तरह बरस रही थी उसके ऊपर और वो जमीन में गड़ा जा रहा था। देखिए मिस सेबा, शट अप। ये सेबा ही थी जो उसे शट अप कह गई थी, वरना उसने कभी किसी की डांट नहीं सुनी थी। फिर कई दिन लग गए सेबा का मूड बहाल होने में। वो वजाहत को कम ही लिफ्ट कराती, और वो था कि सब कुछ दाव पर लगाए बैठा था। उस वक्त पप्पू और सेबा बैठी थी। वजाहत का ख्याल था चूंकि मौसम बड़ा आशखाना हो रहा है, कहीं घूमा जाए। इससे पहले कि वो उसे ऑफर करता, जेबा बोल पड़ी। आंटी, रात को किसी लड़की का फोन आया, अजीब बात कर रही थी कि हाथी के कजन लंगूर से बात करा दो। वेरी फनी। नहीं, मुझे तो नहीं कह रही होगी, वो अयाज को भी अक्सर कह दिया करती है। वो जल्दी से बौखला कर बोला। तो आप उसे जानते हैं? हाँ, नहीं, भला मैं क्यों हुरिया को जानने लगा? बच्चे, तेरा अल्लाह हाफिज है। आसिया बेगम उठ गईं। उस रोज सेबा को शॉपिंग करने जाना था। उसने ड्राइवर से कहा कि जल्दी आ जाए। सेबा को शॉपिंग करने जाना है तो इसका मतलब है ड्राइविंग के जौहर दिखाकर सेबा को मुतासिर करने का वक्त आ गया है। मगर ये बुढ़ा दीन मोहम्मद, उसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। वो जल्दी से उठा और बाबा के क्वार्टर में आ गया। आदाब बाबा। जीते रहो वजाहत मियाँ। बाबा उठकर बैठ गए तो वजाहत ने ज़ेबुन्निसा को इशारा किया कि मैं जैसे ही चाबी लेके निकलूं तुम दरवाजे पर ताला डालकर बाबा को बंद कर देना। कितनी मुश्किलों से ज़ेबुन्निसा को तैयार किया था इस काम के लिए। वो अंजाम से बेनियाज ज़ेबा को लेकर शॉपिंग के लिए निकल गया, मगर जाने क्या हो रहा था कि सारी तदबीरें ही उल्टी हो रही थीं। ड्राइवरी के सारे जौहर गुम हो चुके थे। कई बार जबरदस्त एक्सीडेंट होते होते बचा। मुझे मालूम होता कि आपको मामूली सी ड्राइविंग तक नहीं आती तो मैं हरगिज आपके साथ न आती। सेबा ने अपना सर सहलाते हुए उसे घूरा।
जो ट्रक से बचाते हुए दरवाजे से बुरी तरह टकराया था। ड्राइविंग, अरे ये खूब कही आपने, बहुत अच्छे ट्रेनिंग सेंटर से ड्राइविंग सीखी है। ये देखिए, उसने स्टीयरिंग छोड़ा और जेब से लाइसेंस निकालने लगा। गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। ओ यू इडियट, आगे देखो, सेबा चिल्लाई। वो चौंका। अगर बर वक्त ब्रेक लगाकर कच्चे में ना उतारता तो हुरिया के बजाय वो जेबा का कातिल बन जाता। घर पहुंचकर जेबा से जो हो सका उसने किया। खुद भी खूब सलील किया और आसिया बेगम तो यूं भी बाबा की वजह से और कुछ उसकी हरकतों की वजह से घरी बैठी थी। खूब लान तान की और वो इन सब बातों को इश्क के इम्तिहान समझकर कबूल करता चला गया। उसी दौरान जेबा की बर्थडे आ गई। यार अयाज, मैं उसे क्या तोहफा दूं? वजाहत बेताबी से पूछ रहा था। मर्दानगी, गैरत, इज्जत तो नजर कर ही चुके हो, अब बेवकत सी जान बची है, दे डालो तोहफे में। अयाज, यार कसम से तुम हरगिज भी अच्छे दोस्त नहीं हो। कोई अच्छा मशवरा देने के बजाय जली कटी सुनाने लगते हो। उसने खफा होकर फोन बंद कर दिया। आज ही के दिन हुरिया की बर्थडे भी होती थी, मगर आज तक वजाहत ने कभी छूटे मुंह भी उसे हैप्पी बर्थडे नहीं कहा था। और जेबा कितनी खुशबख्त थी कि वो उसको गिफ्ट देने के लिए बेताब था और दूसरों से मशवरा कर रहा था। एक ही दिन में जन्म लेने वाली लड़कियां कितने मुख्तलिफ नसीब लेकर पैदा हुई हैं। मैं जिस शख्स को बचपन से अब तक दिल की गहराइयों से चाहती रही, उसकी एक निगाह इल्तिफात भी मेरा मुकद्दर नहीं, और तुम्हारी झोली में वो अपनी चाहत बिन मांगे डाल रहा है। कितनी खुश नसीब हो सेबा तुम। वो अपने कमरे में तमाम लाइटें ऑफ करके एक मेज पर छोटा सा केक रखे एक मोमबत्ती जलाकर शोले को देख रही थी। यहाँ तक कि शोला पिघलने वाली नमी में हलूल हो गया। वो कालीन पर बैठ गई और मेज पर बाजू रखकर सिसक पड़ी। वजाहत की नफरत और कम मायगी के एहसास ने उसे तोड़ डाला था। जाने वो कब तक अपनी तन्हाई से लिपटी रोती रहती कि शाने पर हाथ का लम्स महसूस करके चौंक कर सर उठाया। अयाज करीब बैठा मुस्कुरा रहा था। हैप्पी बर्थडे अयाज। तो दिल शिकन लम्हात में अयाज जैसा मुखलिस दोस्त आ गया था। एकदम खुशी से उसका तर चेहरा खिल उठा। हाँ मैं, इसमें इतनी बेयकीनी की क्या बात है? अयाज ने उसकी भीगी पलकों को देखा। मगर तुम तो इस्लामाबाद गए हुए थे और तुम्हें मेरी बर्थडे का ख्याल कैसे आया? उसे वजाहत ने ठुकरा कर इस हद तक एहसास कमतरी का शिकार कर दिया था कि वो सोच भी नहीं सकती थी कि कोई उसके लिए भी मुखलिस हो सकता है। जिनका ख्याल दिल में होता है ना, उनकी हर बात का ख्याल होता है, ख्वाह इस्लामाबाद हो या कोई और जगह। अयाज हैरत और खुशी से फैली उसकी आंखों में तैरती नमी को देखता रहा। आज जेबा का भी बर्थडे है, तुम्हारे दोस्त ने क्या तोहफा दिया है उसे? दिल से उठने वाली इस चीज ने खुशी के हर एहसास को मिटा डाला। उसने चेहरा नीचे कर लिया। फाड़ में जाए जेबा और वजाहत, तुम ये देखो कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाया है। अयाज ने उसके सर को हिलाया और फिर अपना लाया हुआ गिफ्ट खोलने लगा। वो लोग रात का खाना खा रहे थे कि फोन की घंटी बजी। जेबा बीबी, आपका फोन है। मुलाजिम के कहने पर जेबा नैपकिन से हाथ साफ करते हुए उठ गई। हेलो। ओ हाय नोमी डियर, कहाँ हो तुम? कितना तड़पाया है तुमने? नोमी? कौन नोमी? वजाहत के हाथ से छुरी कांटा प्लेट पर गिर गया। उसकी नजरें जेबा के खुशी से चमकते चेहरे पर जम गईं। पुप्पो ने गौर से वजाहत को देखा और धीरे से मुस्कुरा उठी। नोमी जेबा का तायाजाद है। पुप्पो ने इत्तला पहुंचाई। तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं। मैं कितना बोर हो रही हूँ यहाँ आकर। आ जाओ प्लीज जल्दी से। वो बड़ी बेचैनी का इजहार कर रही थी। वजाहत उसे देखता रह गया। वाह यार, कमाल हो गया कि हम मुश्ताक और वो बेजार। और ये रकीब रूसिया कहाँ से आ टपका? खैर देख लूंगा तुम्हें भी। अरे अपनी राह में आने वाली हर दीवार को गिरा दूंगा। अपने ध्यान में वजाहत ने जोर से मुक्का मेज पर मारा तो सारे बर्तन बज उठे। फुप्पो ने घूर कर देखा, मगर सेबा तो नोमी के फोन की वजह से इतनी खुश थी कि उसने नोट ही नहीं किया। वो नोमी के आने की घड़ियां शुमार कर रही थी, जबकि वो हर घड़ी नोमी को बददुआएं देता रहा। अल्लाह करे वो यहाँ तक पहुँच ही ना सके। दुआ करो यार अयास। कुछ भी था, अयास दोस्त था, गमगुसार था, उससे दिल के दुख कहता था। भाई मैं क्यों किसी के लिए बददुआ करूं? लगता है तुम्हारे इश्क के इम्तिहान अभी बाकी हैं। भाड़ में जाओ तुम, कोई अच्छा मशवरा न देना। वो तंग आकर फोन बंद कर देता। वो जाने अपने ख्यालों में इस कदर गुम क्यों हो जाता था कि होश ही न रहता था किसी बात का। इस वक्त भी वो अपने ख्याल में सबको मार धाड़ कराया
तो ज़ेबा नोमी से हाथ मिला रही थी। उसे वहीं ब्रेक लग गए। हुई सी, नोमी ने वजाहत को अजनबी नजरों से देखा। ओह कम ऑन नोमी, दफा करो सबको, इतने दिनों बाद मिले हो। वैसे ये आंटी के भाई का बेटा है वजाहत, बेचारा जरा मेंटल है, उसने सिर्फ इसी कदर सुना। वो नोमी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई। वजाहत वहीं साकित खड़ा रहा। ज़ेबा का जरा मेंटल कहना और नोमी का तरस खाती नजरों से देखना उसका दिमाग घुमा गया, और फिर यूं हुआ कि नोमी चला गया। अभी तो वो ज़ेबा के दिल में रत्ती बराबर जगह भी नहीं बना पाया था कि रकीब रूसिया आ गया। उसे वो इतना बुरा लगता कि उसका दिल चाहता कि उसे किसी उजाड़ वीरान जगह पर छोड़ आए। मैं सच कह रहा हूँ अयास, वो तमाम रास्तों से अनजान है। अगर उसे किसी दूर दराज जंगलात में नामालूम जगह पर छोड़ दिया जाए तो तमाम उम्र रास्ता ढूंढता रह जाएगा। वो बड़ा परेशान हो रहा था। फिलहाल मेरे पास वक्त नहीं है। अयास कोई भी मशवरा दिए बगैर चला गया। वो वहीं बैठा रहा। हूरिया आई तो वो उसे परेशान देखकर खुद भी बेचैन हो गई। वैसे मेरा मशवरा है कि तुम ज़ेबा से हाल दिल कह डालो। वो बड़े खुलूस से उसकी तरफ बढ़ी, मगर वो इस वक्त बहुत तपा हुआ था। इस वक्त तो वो किसी की बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कजा हूरिया का मशवरा? तुम्हें जुर्रत कैसे हुई मुझे मशवरा देने की? ये सब तुम्हारा किया धरा है बदनीयत लड़की। क्या कुछ नहीं कहा तुमने ज़ेबा को मुझसे मुतनफिर करने के लिए? फोन करती रही, डब्बे में बिल्ली डाल दी। तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हारे इन ओछे हथकंडों से ज़ेबा और मेरे दरमियान गलत फहमी पैदा करके तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगी और मैं तुम्हें अपना लूंगा? हरगिज नहीं, कतई नहीं। मैं मर कर भी तुम्हें नहीं अपनाऊंगा। चैलिस लड़की, निकल जाओ मेरे कमरे से। वो तो गुस्से से पागल हो गया था। हूरिया यूं हो रही थी जैसे उसकी रूह फना हो जाएगी। इससे कबल कि वो गिर पड़ती, वो भागती हुई अपने कमरे में आ गई। फिर 4 दिन उसे ऐसा टूट कर बुखार हुआ कि सब परेशान हो गए। हलीमा बेगम को तो अपने इकलौते बेटे पर शदीद गुस्सा था और आबदा बेगम कुछ फैसले कर चुकी थी, और मुखलिस सादा सी हूरिया के दिल पर ऐसी चोट पड़ी थी कि वो संभलना चाहती थी मगर संभल नहीं पा रही थी। दिल का दर्द था कि उसे तड़पाया जाता। उसे वजाहत को खोने का एहसास नहीं था। दुख था तो इस बात का कि उसने उसे कितना जलील किया था। अयास, उसे क्या हक पहुंचता था मुझे मेरी ही नजरों में गिराने का? वो अयास के हाथ थामे रोए गई और उसने भी खामोशी से रोने दिया ताकि उसके दिल का गुबार निकल जाए। हुरिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, इजाजत है? वो जरा बहली तो अयास ने आहिस्तगी से उसका हाथ छोड़ा और रुख फेर कर खड़ा हो गया। हुरिया हैरानी से उसे देखने लगी। आज से कबल तो अयास ने ऐसा नहीं कहा था। कहो अयास, तुम ही तो मेरे दोस्त हो, मेरे हमदर्द और गमगुसार हो। हुरिया, तुम्हारा ये दोस्त तुम्हें अपनाना चाहता है। अयास ने बगैर किसी तमहीद के कह डाला तो वो बस उसे देखे गई। सिर्फ इसलिए कि वजाहत ने ठुकरा दिया तो एक दोस्त दूसरे दोस्त के दिए हुए दुखों का अजाला करना चाहता है। अयास ने आज तक ना ही अपनी चाहतों का इजहार किया था और ना ही उसे खबर होने दी कि जिस तरह वो बचपन से वजाहत को चाहती चली आ रही है उसी तरह वो भी उसकी चाहतों का असीर रहा है। नहीं हुरिया, हमदर्दी में नहीं, मोहब्बत में। मोहब्बत में? हुरिया के लहजे में बेयकीनी थी। हाँ हुरिया, मैं बचपन ही से तुम्हें चाहता चला आ रहा हूँ, लेकिन मैं जानता था कि तुम वजाहत को चाहती हो, इसीलिए मैंने अपने जज्बात को कंट्रोल में रखा और कभी अपने आप को तुम पर और वजाहत पर जाहिर नहीं होने दिया। मेरी ख्वाहिश और कोशिश थी कि वजाहत तुम्हें चाहे और अपना ले, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां बहुत खास होती हैं और खुश नसीबों का मुकद्दर होती हैं। मैं नॉर्मल सा बंदा शायद तुम जैसी खास लड़की के लायक नहीं था, तभी तो तुम्हारी एक निगाह इल्तिफात को तरसता रहा। काश के वजाहत तुम्हारे काबिल होता तो मैं तमाम उम्र खुद को तुम पर जाहिर न करता, मगर अब मैं तुम्हारा तलबगार बनकर आया हूँ। मैं अपनी चाहत के फैसले को तुम पर मुसल्लत नहीं करूंगा। सिर्फ मेरी चाहतों पर एतबार करना कि मैं तुम्हारा शिद्दत से तलबगार हूँ। आगे जो तुम्हारा फैसला होगा मेरे लिए मोहतरम होगा। अयास बेथकान बगैर तमहीद के जो उसके दिल में आया था कहकर चला गया और वो साकित नजरों से हिलते हुए पर्दे को देखती रही। बाज़ औक़ात हम किसी को इतना चाहते हैं और हमें जिल्लत के सिवा कुछ नहीं मिलता, और बाज़ औक़ात कोई हमें खुलूस से चाहे चला जाता है और हमें उसकी चाहतों का शऊर नहीं होता। एक शख्स ने उसे इतना बेवकत समझा कि वो एहसास कमतरी का शिकार होकर ये समझ बैठी कि वो है ही नफरत के काबिल, और दूसरे दोस्त ने इतनी इज्जत दी कि उसे यकीन नहीं आ रहा था।
जेबा क्या थी ये तो उसे अब पता चलने लगा था। नोमी के साथ उसका बेबाकाना अंदाज उसे किसी तौर पसंद नहीं आया। उस रोज उसने जेबा को टोक दिया, जेबा, मुझे नोमी के साथ आपका ये अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं। उसके अंदर मर्दाना गैरत जागी तो वह हैरत से उसे देखने लगी, जैसे कह रही हो कि तुम कौन? ख्वामखा। मिस्टर, आपका दिमाग दुरुस्त तो है ना? नहीं, मेरा दिमाग खराब है। मैं तुम्हें चाहता हूँ जेबा, और शादी करना चाहता हूँ। वो आज सब कुछ कहने सुनने का तहैया करके आया था। व्हाट मिस्टर वजाहत, तुम्हारा दिमाग वाकई खराब है। मैं तो तुम्हें एक खिसका हुआ फनी सा बंदा समझती थी, मगर तुम मुझे चाहते हो और शादी करना चाहते हो। आईने में सूरत देखी है अपनी? जेबा ने उसकी खूबसूरती को गुस्से में मलियामेट करते हुए कहा। जेबा, तमीज से बात करो। वो धाड़ा, खैरियत इसी में है मिस्टर कि नोमी के आने से पहले चले जाओ। अरे मैं तुम जैसे छिछोरे लड़कों को खूब जानती हूँ। बाहर जाने के लिए, अपने मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए मुझ जैसी लड़कियों को अपनी मोहब्बत के जाल में फांसने की कोशिश करते हैं। तुम इंतहाई बदतमीज छिछोरे शख्स हो और मैं तुम्हें चाहूंगी। तुम इस काबिल हो ना हैसियत ना मर्तबा। अरे तुम तो मेरे लिए एक गिफ्ट अफोर्ड नहीं कर सकते और चले हो मुझसे शादी करने के लिए। स्टेटस देखा है अपना? अपने आप को देखना था पहले, फिर ऐसी बात करना थी। जाओ, अपने ही जैसी किसी लड़की को अपनी कनीज बनाओ। मैं तुम जैसों को खूब समझती हूँ। शायद मकाफाते अमल इसी का नाम है। अगर इंसान किसी का खुलूस भरा दिल तोड़ता है तो नामुमकिन है कि खुदाए ला शरीक, जो सबसे बड़ा मुंसिफ है, इंसाफ ना करे। उसने तो बचपन से अब तक पूरिया को बेवकत करते हुए एक उम्र गुजारी थी, मगर खुदा का इंसाफ के चंद लम्हों में उससे कहीं ज्यादा जिल्लत जेबा ने उसके दामन में डाल दी थी। वो तो अर्श से फर्श पर पटका गया था, चूर चूर हो गया था। अम्मी, अम्मी, आपने दुरुस्त कहा था कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जेबा सिर्फ चमकती चीज थी, सोना नहीं थी। लेकिन अम्मी, मैंने तो उसे खुलूसे दिल से चाहा था, फिर उसने मेरा दिल क्यों तोड़ा? वो माँ की मेहरबान गोद में सर रख कर सिसक पड़ा, जिसकी खबर भी नहीं ली थी इतने अरसे से उसने। खाला जान, आपने दवा भी नहीं खाई, मगर पहले खाना खा लीजिए, फिर मैं दवा दूंगी। पूरिया ने एक नजर उस टूटे हुए वजाहत पर डाली जो बुरी तरह बिखरा हुआ था। उसका जी चाहा बढ़कर उसे समेट ले, मगर खुददारी ने रास्ता रोक लिया। उसकी आवाज पर वजाहत ने सर उठाकर देखा। वही प्यारी सी मुखलिस सी लड़की आज भी वहीं खड़ी थी, मोहब्बतें लुटाती। इतना जलील किया था उसने उसे जिंदगी में पहली बार। उसे हुरिया टूट कर अच्छी लगी थी। फिर कितने ही दिन गुजर गए। वजाहत को हुरिया की मेहरबानियां और जेबा का हरजाईपन तड़पाता रहा। हलीमा बेगम बहुत बीमार हो गई थी। हुरिया ने दिन रात एक कर दिया था उनकी खिदमत में। हुरिया ने उससे बात करना छोड़ दिया था, तो अब वजाहत बात करना चाहता था और चाहता था कि एक बार, सिर्फ एक बार वही दिन लौट आए। मगर ऐसा भला कब मुमकिन था? वो सब कुछ देख रहा था, महसूस कर रहा था, और हकीकत का अदराक कैसा जानलेवा होता है कि इंसान धंसता चला जाता है। हर बात वाज़ेह हो जाती है। हुरिया जैसी थी वैसी ही उसके सामने थी। फिर वो क्यों उसके साथ ऐसा किया करता था? अम्मी दुरुस्त ही कहती थी। असल में हुरिया जैसी लड़कियां ही सही मायनों में लड़कियां होती हैं। अयास, मैं कितना अहमक था कि जेबा को सब कुछ समझ बैठा। हुरिया हलीमा बेगम के सर में तेल डाल रही थी और वो सोच रहा था कि घर को जन्नत बनाने वाली असल में हुरिया जैसी लड़कियां ही होती हैं। ये एहसास दिल में आप ही आप जागने लगा था कि हुरिया ही उसके दिल की चाहत के काबिल है, उसकी वो मुखलिस चाहत जिसका अदराक उसे अब हो रहा था। मगर ये भी ख्याल इत्मीनान का बायस था कि वो है तो उसी की चाहत का दम भरने वाली। अयास ने उसकी बात सुनी और गहरा सांस लेकर हुरिया को देखने लगा। वो खूब जानता था कि वजाहत हुरिया के लिए क्या हैसियत रखता है। हुरिया, कॉरिडोर से गुजरते हुए अयास ने आहिस्तगी से पुकारा तो हुरिया मुड़ी। क्या बात है अयास? वही नरम लहजा था उसका। वजाहत की वापसी मुबारक हो। तुम्हें तो जेबा का मशकूर होना चाहिए कि उसने तुम्हें तुम्हारा वजाहत बनाकर लौटाया है। वो टूटे लहजे में बोल रहा था। कौन जाने किसको किसका मशकूर होना चाहिए अयास। बहरहाल मेरी तरफ से तुम हर फैसले के लिए आजाद हो। मेरे जज्बे खालिस थे जो सिर्फ तुम्हारे नाम थे, मगर मैं तुम्हें इन जज्बों का पाबंद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे जज्बे भी खालिस थे जो कि वजाहत के नाम थे। खुदा हाफिज। अयास कुछ देर उसे देखता रहा, फिर तेजी से आगे बढ़ गया।
اس کے دل کا درد حوریہ اپنے دل میں محسوس کر رہی تھی۔ وہ جو وجاہت کے رویے کی وجہ سے رویا کرتی تھی، احساس کمتری کا شکار ہو گئی تھی، آج قدرت نے اسے کتنا معتبر کر دیا تھا کہ وہ بھی اس کا طلبگار بن کر آ گیا تھا، جس نے رلایا تھا اور جس نے اسے کمتری کے احساس سے نکالا تھا، وہ بھی دل تھا کہ وجاہت کو معاف کر دینے کو تیار تھا، کیونکہ حلیمہ بیگم نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ ان کے علاوہ کسی کی بہو نہیں بن سکتی۔ وجاہت نادم ہے۔ امی، میں بہت پریشان ہوں، اپنی ممتا کی روشنی میں مشورہ دیں۔ وہ ماں کی گود میں سر رکھ کر سسک پڑی۔ دیکھو حوریہ بیٹے، میں تو اتنا جانتی ہوں کہ اس کی قدر کرو جو تمہارے لیے مخلص ہو، قدم قدم پر جس نے تمہارا ساتھ دیا، اپنے خالص جذبے بغیر کسی ملاوٹ کے تمہارے نام کیے۔ اور یوں بھی بیٹے، کسی کے پیچھے بھاگنے سے کہیں بہتر اور مناسب ہے کہ اپنے پیچھے آنے والے کا ہاتھ تھام لیا جائے، اور بہت دور سے پیچھے آنے والے کتنے مخلص ہوتے ہیں اس کا شاید تمہیں اندازہ نہ ہو۔ تم میری بہت سمجھدار بیٹی ہو، مجھے معلوم ہے تم نے کبھی کوئی فیصلہ جذبات کی رو میں بہہ کر نہیں کیا، تم اپنے فیصلے میں آزاد ہو، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ امی خود تو جا کر سو گئی، مگر اس کو فیصلے کی سلیب پر لٹکا گئی۔ بچپن سے آج تک کی زندگی کسی فلم کی طرح اس کے سامنے تھی، اور اس فلم میں وجاہت اس پر چھایا تھا۔ آج وہ شخص اس کی دسترس میں تھا، اس کا طلبگار تھا، پھر وہ کس طرح اس کو دھتکار دیتی۔ تمام رات وہ لڑتی رہی خود سے، کبھی وجاہت جیت جاتا اور کبھی ایاز، جس نے اپنے خلوص سے خود ایک جگہ بنا لی تھی۔ وہ جب کوئی فیصلہ نہ کر پائی تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر مطمئن ہو گئی۔ اس شام وہ حلیمہ بیگم کو چائے دے کر آ رہی تھی کہ وجاہت نے راستہ روک لیا۔ نظروں میں اپنائیت لیے راستے میں کھڑا تھا۔ اس نے اسے دیکھا۔ بعض خواہشات بھی کس طرح پوری ہوتی ہیں۔ اسے کتنی خواہش تھی کہ وہ روٹ جائے اور وہ اس کا راستہ روک کر منائے۔ آج اس دوراہے پر یہ خواہش پوری ہو رہی تھی، مگر وہ رکی نہیں، آگے بڑھنے لگی۔ حوریہ پلیز، وجاہت نے اس کا بازو پکڑ کر اس کا راستہ روکا۔ حوریہ، میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، پلیز آؤ میرے پاس بیٹھ کر میری بات سن لو۔ وجاہت نے بڑی جرأت کر کے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم ہر بازی کیوں جیت لینا چاہتے ہو؟ کبھی ہار کا مزہ بھی چکھنا چاہیے۔ حوریہ، حوریہ، پھر وہ پکارتا ہی رہا۔ وہ بھاگتی ہوئی آ گئی۔ حوریہ تم؟ ایاز جو اپنی یقینی ہار کے ساتھ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا تھا، حوریہ پر نگاہ پڑتے ہی پلٹا۔ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ میں فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں، یہ کہ کسی کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے کہ کسی کا محبت بھرا ہاتھ تھام لو۔ اس نے ایاز کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ حوریہ تم؟ خوشی سے ایاز چیخ پڑا۔ ہم دونوں کے جذبے سچے اور خالص تھے ایاز، صرف اپنے لیے، لیکن اب ہمارے سچے خالص جذبے ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ سچ؟ ایاز مارے خوشی کے پاگل ہو رہا تھا۔ بالکل سچ۔ حوریہ اور ایاز کی خوشی کی کرنیں باہر کھڑے وجاہت کے دل پر بجلی بن کر گریں تو وہ اپنی شکست کو سینے سے لگائے سرد ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ یہ ناول تو پہنچا اپنے اختتام تک۔ بہت جلد حاضر ہوتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔